बजाय आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार और सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कारोबार, ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी और नीचे के लेवल पर सपोर्ट भी। कैसी रहेगी आज की क्लोजिंग और कल है फिर से एक बड़ा दिन, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी, उसकी क्या हो आपकी तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन स्क्रीन पर हो रहा है। जब हम शो के 11 बजे का शो बंद करके गए थे तब बाजार डेज हाई पर थे। अब हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव है, तो समझेंगे अनिल जी से कि इस बाजार में आपको पोजीशन कैसे बनानी है और वॉलेटिलिटी के बीच क्या है स्ट्रैटेजी। पहले तो सर बताएं, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही है कि 50 अंक कमजोर है, निफ्टी 18,300 के मिडिल 50 अंक कमजोर है, निफ्टी 18,300 के मिडिल लेवल पर है, जहां से हम कमजोरी गिनना शुरू करते हैं। तो मेरे लिए तो वैसे अभी तक भी 10 अंक ऊपर ही है, क्योंकि 18,305 310 के आसपास है। तो बिल्कुल एकदम ऐसे पॉइंट पर है जहां से आपको बाजार का ट्रेड डिसाइड करना है। लेकिन हाँ, आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो 3 दिनों की तेजी पर थोड़ी सी ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। निफ्टी बैंक कल भी थोड़े कमजोरी के संकेत इसने पहले दिए थे, उतना मजबूत 44,000 के ऊपर दिख नहीं रहा, वहां आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज फिर से 44,000 का नंबर एक बार दिखा स्क्रीन पर, 43,800 के सपोर्ट लेवल के आसपास, 150 अंक नीचे है। 100 अंक नीचे आपको सेंसेक्स नजर आएगा। कहां से आ रही है कमजोरी? मेटल, बैंक्स, एनबीएफसी, ये है कमजोर और यहीं से थोड़ा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। और ये सारे इंडेक्स आधा से 1.25% नीचे आपको नजर आएंगे। वहीं फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव शेयर थोड़ी बहुत खरीदारी के मूड में है। 1% ऊपर फार्मा इंडेक्स है। बायोकॉन की बदौलत वहां पर एक्शन भरपूर है। और डाउ फ्यूचर्स 80 अंक कमजोर होते हुए इस वक्त नजर आएंगे, वहां से सपोर्ट नहीं आता दिख रहा है। कल की कमजोरी के बाद आज फिर भी अमेरिकी बाजारों में कमजोरी का माहौल है। ये माहौल सिर्फ अमेरिका में नहीं है, एशियाई बाजार कमजोर बंद हुए। यूरोप 1 से 1.25% तक लुढ़का हुआ है और अमेरिका के फ्यूचर से नीचे, यानी कि ग्लोबल सपोर्ट पूरी तरह से गायब है भारतीय बाजारों के लिए। जी दी सपोर्ट गायब है और उसका हम इम्पैक्ट देख भी रहे हैं। अनिल जी, आप सुबह बात भी कर रहे थे, ये जब तक ग्लोबल सपोर्ट नहीं आएगा तब तक थोड़ा हमारे को प्रेशर बन सकता है। हमारे दम पर तो हम ऊपर रोज जाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने देखा इनिशियल डिप के बाद बाजार मजबूत रहे, बट कैसे समझना है एक्शन? क्योंकि 11 बजे तो सब पॉजिटिव था, अब माइल्ड गिरावट है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, बट थोड़ा बैंक्स पर एक बार फिर से प्रेशर बन रहा है सर। दीप, मैं ये कहूंगा जितने भी आपको जैसे भी आपको बाजार दिख रहे हैं, 18,300 पर निफ्टी, 43,800 पर बैंक निफ्टी, अब तक तो बहुत ही मजबूत है। इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजार गिरने का नाम नहीं ले रहे। कभी कभी इस भी लगता है कि थोड़ी वो कॉम्प्लिसेंसी ना आ जाए कि भाई हम तो गिरेंगे नहीं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। कमोबेश उस तरह की सिचुएशन आपकी है। इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचे। पहली बात तो है कि जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया 18,265 के आसपास का, आज का लो देख लीजिए 18,269 का, एग्जैक्टली 4 पॉइंट वहीं से निफ्टी वहां पर घुमा। 18,340 का ऊपर का जो पहला टारगेट था, 348 का हाई बनाया, यानी कि निफ्टी पूरे परफेक्ट लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,700 के आसपास खरीदारी की राय थी सुबह सुबह जब हमारी बात हुई, जहां मार्केट खुले थे। आज का लो 43,707 का है और 44,150 बेचने के लिए परफेक्ट जगह है। 44,015 का, 44,004 का आज का हाई है, 44,010 का है, माफ कीजिएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि एक तो ये कि बाजार एकदम परफेक्ट लेवल पर जाकर रुक रहा है, परफेक्ट लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। अब निफ्टी का जहां तक सवाल है, ऐसे में आपको 18,265, 18,215, ये दो लेवल याद रखने। इन लेवल के आसपास आने पर करनी है खरीदारी। ऊपर 18,315 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो थोड़ी मजबूती बनेगी। 18,340 और 18,390, ये दो लेवल ऊपर की तरफ आपको याद रखने, जहां पर करनी है आपको प्रॉफिट बुकिंग। और आज का हाई भी दीप आप देख लीजिए, 18,392 का ही, माफ कीजिए मैं 18,340 उस वक्त बोल गया, 18,392 आज का हाई का लेवल हमने 18,390 का रखा था। एग्जैक्टली वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आपको आती दिखी है, 18,392। तो दोनों ही तरफ के लेवल्स में बाजार एकदम परफेक्ट मौके आपको दे रहा है खरीदारी और बिकवाली के, इसलिए कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी आई है, फिर वही है 43,700, 43,525, ये दो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी आता है, आपको खरीदारी करनी है। और 44,000 की जितना नजदीक आप बेच पाए, वही बात थी, 43,950 से 44,075, इस रेंज में जितना आप बेच पाए आपके लिए बेहतर होगा। बचे हुए 1.5 घंटे के लिए यही स्ट्रेटजी है। एक और इंटरेस्टिंग बात दीप जो है वो आप देखिए, न सिर्फ इंडेक्स बल्कि स्टॉक्स भी बिल्कुल वैसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, डिक्सन के नंबर्स इतने तगड़े हैं और उन नंबर्स के बाद 8% की तेजी बढ़िया बनी है। इनफैक्ट बायोकॉन भी मजबूत खुला नंबर्स के दम पर। पॉलीप्लेक्स की बात करेंगे जहाँ 8% की गिरावट है। इसलिए हम सुबह लगातार दर्शकों को यही कह रहे थे कि भाई
कूद कूद के खरीदिए मत। 1800 रुपये प्लस की जो डील हुई उसको देखकर आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम लोगों ने खरीदा नहीं होगा, बच गए होंगे, क्योंकि आप देखिए डील अच्छी होने के बावजूद नतीजों के दम पर 8% नीचे। तो ओवरऑल स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स, एकदम परफेक्ट ट्रेड है, अभी तक कोई खास चिंता की बात नहीं है। लेकिन ग्लोबल सपोर्ट अगर लगातार मिसिंग रहता है तो ऊपर टिकना मुश्किल है। अभी का जो रीडिंग है सुबह से लेकर अब तक का मार्केट का, वो यही है कि अगर ग्लोबल सपोर्ट आते नहीं दिख रहा है तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे इंतजार करें खरीदारी करने का। और ग्लोबल सपोर्ट अगर कमजोरी की तरफ थोड़ा बढ़ता है तो थोड़ी सी सावधानी रखकर पहले लेवल पर खरीदने के बजाय इंपॉर्टेंट लेवल पर खरीदे। बस इतना ही ध्यान रखना है बचे हुए 1.5 घंटे के लिए। जी दीप। गॉट इट सर। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर खरीदें, डिप का करें इंतजार, और डिप का फायदा भी उठाएं। हमने देखा आज सुबह भी डिप के बाद बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई, अब वापस थोड़ा उतार चढ़ाव बनते हुए दिख रहा है। आइए खबरों पर डालते हैं एक्शन, और साथ ही आने वाले दिनों के कुछ ट्रिगर्स पर भी कुशल और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून रीप। अब देखिए ट्रिगर्स में अभी भी हिंडाल्को के नंबर्स आने बाकी हैं, और अब किसी भी वक्त मार्केट आज के पहले यहाँ पर ये आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से कमिंस और नाल्को के नंबर्स भी आने बाकी हैं, तो इस पर भी ध्यान रखिए। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही जेबी केमिकल्स पर भी नजर रखिए, यहाँ पर नतीजे तो आएंगे ही, डिविडेंड और शेयर विभाजन को लेकर भी विचार किया जाएगा। जहाँ तक ग्लोबल इवेंट का सवाल है, आज फेड की जो मीटिंग पहले हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक कल का सवाल है, पेज इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज समेत वोडाफोन आइडिया और सेल, इनके नंबर्स आएंगे, तो इन पर नजर रखिए। वर्लपूल एफएनओ स्पेस में इसका आखिरी दिन होगा, मंथली एक्सपायरी भी है कल। और साथ ही बामल लॉरी, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस इशू या और शेयर बाईबैक, इसको ले इन दोनों पर भी विचार किया जाएगा, और फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। स्पाइसजेट इंसॉल्वेंसी मामले पर एनसीएलटी में सुनवाई होगी। साथ ही टीम लिस्ट सर्विसेज, इसका बायबैक भी बंद होता हुआ नजर आएगा। और यूएस के Q1 जीडीपी आंकड़े वो भी आपके सामने आएंगे। और अंत में 26 तारीख निफ्टी से ग्रासिम, ओएनजीसी, सन फार्मा और एमएनएम ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस की भी लंबी सूची है, चंबल फर्टिलाइजर, सिटी यूनियन बैंक, संवर्धन मदरसन, इन्फोएज समेत बीएचईएल के नंबर्स पर भी नजर रखिए। कैपासाइट इंफ्रा, ये इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। नतीजों के साथ साथ क्यूआईपी के जरिए या फिर अन्य सिक्योरिटीज जारी कर ये फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करेंगे। साथ ही आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। एक्स डेट है बोनस शेयर जो जारी किए थे वर्धमान स्पेशल स्टील्स की। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से हांगकांग के बाजार बंद रहने वाले हैं, और यूएस का मई महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। ओके, तो काफ़ी सारा डेटा आने वाला है, ऑफकोर्स नतीजों का भी आखिरी लेग शुरू हो गया है। बट आइए समझते हैं आज बाजार खुलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे और साथ ही खबरें कौन सी आई हैं अरमान के साथ। अरमान बताएं। जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर अगर आप बात करें आए तो लगभग आपको 5% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। पर घाटे की बात करें, जो घाटा अगर आप 24 करोड़ से बढ़कर लगभग 218 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है, जो कि अनुमान था, अनुमान से भी जो है अनुमान 130 करोड़ का ही घाटा था, उसके हिसाब से काफ़ी आपको जो है कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। अवंती फीड्स, यहाँ पर अगर आप बात करें आय लगभग 18% के आसपास गिरकर आई है, पर मुनाफे में आपको लगभग 11% के आसपास का उछाल दिखेगा, क्योंकि जो मार्जिन है वहाँ पर इंप्रूवमेंट है, लगभग 8.8% से बढ़कर 12.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एंटनी वेस्ट की बात करें तो वहां पर आय लगभग 8% बढ़ी है, पर मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में लगभग 53% की कमी आती हुई दिखी है। उसका रीजन है क्योंकि जो मार्जिन्स है वहां पर अच्छी खासी कटौती दिख रही है, 22% से गिरकर आपको लगभग 16% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एसएमएस फार्मा, मुनाफे की बात करें, मुनाफा सेम लेवल पर आता हुआ दिखा है, पर आय में 144% की बढ़त है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखें Q4 FY22 में लगभग 25 करोड़ का डिफर्ड टैक्स का क्रेडिट मिला था, उसके चलते आपको मुनाफा सेम लेवल पर दिख रहा है, पर आय में अच्छी खासी आपको बढ़त आती हुई दिख रही है। एसकेएमएक्स, यहाँ पर मुनाफा 52 लाख से बढ़कर 30 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, और आय में भी आपको 140% का जंप आता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर आए उससे पहले एक बार मैं हिंडाल्को के नंबर्स भी मार्क कर देता हूँ अरमान, फिर आपसे बाकी खबरें भी जानते हैं, क्योंकि हिंडाल्को के नंबर्स अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन थी हमारी करीब 52,300 करोड़ के आय की 6% की गिरावट का हम अनुमान लगा रहे थे। आय इनकी आई है 55,857 करोड़ की, तो अनुमान से तो काफ़ी बेहतर है। 52,300 के सामने 55,857 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखी है। 55,764 करोड़ से के ऑलमोस्ट फ्लैट आय आपको यहाँ पर आती हुई दिखी है।
मुनाफा ये 2410 करोड़ का आते हुए दिखा है, हमारा अनुमान 2008 करोड़ का था। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही अनुमान से बेहतर आती हुई दिख रही हैं। मुनाफे में गिरावट जरूर है बट अनुमान से काफी बेहतर है। आय का आंकड़ा भी हमने 6% की गिरावट का अनुमान लगाया था, ऑलमोस्ट फ्लैट आय का आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है, करीब 90 करोड़ की बढ़त आय में आपने देखी है। तो ओवरऑल फर्स्ट कट ठीक नंबर्स दिख रहे हैं, अनुमान से तो काफी बेहतर ही आंकड़े दिख रहे हैं। मुनाफा जो अनुमान से बेहतर आया है उसमें आप देख रहे हैं कि 20% का अन्य आय का भी योगदान है बढ़त के हिसाब से। तो अन्य आय 20% बढ़कर आई है 352 करोड़ की, इस पर रखिए नजर, उसका भी योगदान रहा है जहां तक ओवरऑल मुनाफा आपका अनुमान से बेहतर आया तो दिखा है। बट फर्स्ट कट डेफिनेटली थोड़े बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं। अब देखना पड़ेगा ऑपरेशनली कैसी इनकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था एबिटा में 29% की गिरावट का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही हमें देखना पड़ेगा मार्जिन कैसे आते हैं, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था कि 13% से घटकर मार्जिन आपके करीब 10% आने वाले हैं। हिंडाल्को एक बार चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए, बंसल जी हैं हमारे साथ। बंसल जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार हिंडाल्को का चार्ट ले लें, थोड़ा अनुमान से बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं बट बाकी डिटेल्स आना है अभी। दीपांशु, नतीजे बेहतर दिख रहे हैं और साथ में चार्ट्स में आप देखें तो एक रिवर्सल के संकेत हैं और एक बड़ा बेस 403.5 के अराउंड मिल रहा है, बना है। तो 404 का एक स्टॉप लॉस बैठता है और टेक्निकली एक इसको यहाँ पे रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है 404 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 416 का है और 416 के लेवल अगर डिसाइसिवली क्रैक होते हैं तब ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो गिरावट पे खरीदारी की राय है इन हिंडाल्को। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स की अगर आप बात करें तो एक्चुअली कम होकर आए हैं। कुल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यहाँ पर आपको कम होते 36,121 करोड़ से घटकर 33,708 करोड़ के आपको आते दिखे। कुल एक्सपेंसेस में आपने फिर भी बढ़त देखी है बट इनके अदर एक्सपेंसेस भी थोड़े कंट्रोल में रहे, तो ओवरऑल जो एक्सपेंस पार्ट है वो थोड़ा कंट्रोल में रहा है। ऑफ कोर्स पावर एंड फ्यूल कॉस्ट थोड़ी बढ़कर आई है, उसका इंपैक्ट है, बट ऑपरेशनली भी ठीक ठाक ही आपको ये आंकड़ा दिख रहा है। मार्जिन 13% से घटकर 9.5% के आए हैं, तो थोड़े अनुमान से कम है। हमने 10% के मार्जिन का अनुमान लगाया था, उसके सामने 9.5% के मार्जिन आपको आते हुए दिख रहे हैं जहां तक हिंडाल्को का सवाल है। फर्स्ट कट थोड़ा अनुमान से बेहतर या मिले जुले नंबर ही आप कह सकते हैं। बाकी भी डिटेल्स आएंगे, आगे की गाइडेंस को लेकर भी कंपनी का क्या कहना है उस पर भी करेंगे फोकस। आई कुछ और खबरें रह गई थी, पहले वो जान लेते हैं अरमान के साथ, फिर हमारे मेहमान भी तैयार है जुड़ने के लिए। अरमान बताएं कौन सी खबरें? जी, खबरों में सबसे पहले जो जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, जिसमें भारत सीड्स और शारदा मोटर्स दोनों में बताया कि जो इनकम टैक्स की छापेमारी की जो बात है वो मानते हुए दिखे हैं। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर इनकी सब्सिडी को गुजरात सरकार के साथ इन्होंने करार किया है और ये स्पेशलिटी केमिकल जो बनाने के लिए प्लांट डालेंगे और उसके लिए लगभग अगर आप देखें 5,000 करोड़ का जो है निवेश की योजना है। एफएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे इनकी सब्सिडरी ने अधिकरण के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है और लगभग अगर आप बात करें तो 260 करोड़ में जो है ये अधिकरण वो करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया को एजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जो नियमों के उल्लंघन पर ट्राई ने जो पेनल्टी लगाई थी, हाईकोर्ट ने पेनल्टी के खिलाफ जो है दायर याचिका खारिज की है। एचजी इंफ्रा इनको एनटीपीसी से लगभग अगर आप देखें 43 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ देखा है और कुछ ब्लॉक डील्स में जिसमें महिंद्रा सीआई लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स, 3.2% इक्विटी है। मैक्स हेल्थ केयर 75 लाख शेयर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 65 लाख और अगर भारतीय एयरटेल की बात करें वहां पर भी 19 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स और साथ ही कुछ खबरें, नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आइए हमारे मेहमान भी हैं, बंसल जी तो हमने बात कर ही ली, साथ ही सुमित जी हैं, सचित जी हैं, हिमांशु गुप्ता साहब हैं, आशु मदान सर हैं और आज सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का स्वागत है। एक्शन होते हुए दिख रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थोड़ी इंटरेस्टिंग इस समय बन रही हैं और चुनिंदा एनबीएफसीज पर रखिए नजर। सुबह के भी सेशन में हमने देखा था कुछ एनबीएफसीज थी जो एक्शन में आ रही थी, अभी भी वैसा ही होते हुए दिख रहा है। मैक्स फाइनेंशियल को पुल अप करिए, इसमें एक स्पाइक आपको अभी अभी आते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक रेडार पर रहना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन इस समय बन रहा है और साथ ही एल&टी फाइनेंस तो सुबह से एक्टिव है, बलरामपुर चीनी में भी थोड़ा एक्शन बना हुआ है। आइए पहला बिगुल ओपनिंग के बाद बंसल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में खरीदारी की राय है, काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और एक बड़े अप्रूव के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, तो कोल इंडिया खरीदे। 238 का स्टॉप लॉस है, 246 से लेकर 248 के टारगेट जोन के लिए कोल इंडिया है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक।
इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने के आए बंसल जी की तरफ से आती हुई चार्ट कॉर्नर के तौर पर खरीदारी का मौका बन सकता है। आइए बढ़ते आगे और एक बिल्कुल BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने एक अच्छी चाल पकड़ी है एंड अभी भी जिस तरीके से यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 2 दिन के कंसोलिडेशन का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड सस्टेनेबल हो सकता है। एंड जिस तरीके से फिलहाल प्राइस एक्शन है, मुझे लग रहा है 1310 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1262 पर। 1274 पर मे के फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं, सो ये मे का टारगेट होगा अराउंड 1310 का। के टारगेट के लिए खरीदारी करें और ये टारगेट आज और कल के हैं मे फ्यूचर के। अगर आप अगले महीने का फ्यूचर खरीद रहे हैं तो उस हिसाब से अपने आप को और इन फ्यूचर्स की प्राइस को एडजस्ट करके टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट दोनों डिसाइड कर लें, प्रीमियम और डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए। आइए आशुधर भी हमारे साथ है, एक बार जरा आप बाजार पर उनकी राय भी जानी जाए। आज और कल के लिए, आज से एक्सपायरी तक का क्या व्यू है और उसके बाद अगर कोई उनकी तरफ से स्प्रेड्स या फिर कोई कॉल, कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, तो वो भी जान लेते हैं। आशुधर गुड आफ्टरनून, बताएं। अनिल जी, बहुत ही नैरो दायरे में मार्केट है, बहुत परेशान कर रही है, बहुत तंग कर रही है। कंसोलिडेशन बहुत अच्छी हो रही है। अनिल जी, मुश्किल मार्केट हुई है इतने नैरो मार्केट में कोई ट्रेड निकालना। और आपको अगर ध्यान होगा अनिल जी, परसों जब मैंने एक स्प्रेड दिया था तो दीपांशु ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि सिर्फ 100 पॉइंट के दायरे में आप स्प्रेड दे रहे हो, वो भी 1:1 दे रहे हो, ऐसा रेयर होता है। वो रेयर अनिल जी बिकॉज ऑफ द रेयर काइंड ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट है। और आज भी देखिए अनिल जी, वो 2-3 दिन हो गए हैं, वो स्प्रेड वहीं का वहीं सिर्फ 10 रुपए प्रॉफिट दे रहा है। कभी 20 देता है, कभी 15, कभी 10, कभी 5, कभी नहीं देता। तो अनिल जी, ऐसी मार्केट में मतलब एक डिसाइसिव बड़ा ट्रेड करना, मतलब जैसे होता है आदमी 1000 करता है तो 200 करना पड़ रहा है, वो ट्रेड ढंग से बन नहीं पा रहा। ऑल सरेंडर अनिल जी, 3 दिन से एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है कि मार्केट अच्छी लगती है, मार्केट ऊपर मतलब जहां भी खुलती है, ऊपर खुलती है, नीचे खुलती है, उसके बाद ड्यूरिंग द डे बहुत अच्छा अप दिखाती है, बड़ी स्ट्रेंथ दिखाती है, और तीसरा दिन होगा कि आज नीचे जाके टूट के बंद हो रही है। तो ये भी बहुत अजीब चीज हो रही है। लेकिन इस अजीब चीज में अनिल जी एक चीज आप ऐड करिए, निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, उसके बाद भी 18,300 के ऊपर बंद हो रहा है। तो अनिल जी, जो लास्ट वीक, जो मैंने परसों भी बोला था, जो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में, इन स्पाइट ऑफ जो भी हमने एक्सपायरी अलर्ट पे स्टॉक्स किए, देखिए अनिल जी, एक्सपायरी अलर्ट में वो स्टॉक करते हैं कि जो ऊपर नहीं जा सकते, जिसमें L&T था, रिलायंस था, टाटा पावर था, टाटा स्टील था, ये सारे के सारे जो जिन स्टॉक की हमने बात की, कोई भी एनर्जी स्टॉक ऊपर नहीं गया। इवन HDFC बैंक वगैरह भी कहीं नहीं जा पाए। उसके बावजूद भी एनर्जी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो 18,300 के ऊपर है। तो अनिल जी, मुझे तो देखिए अब ट्रेड निकालना ऐसी मार्केट में मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप व्यू पूछेंगे तो मेरा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये निफ्टी की कंसोलिडेशन वही 18,500, 700, 19,000 तरफ की जर्नी पॉसिबल हो सकती है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। बाय है, डिप्स मिल रहे हैं, अच्छा डिप भी नहीं मिलता है। बैंक निफ्टी बहुत कंफ्यूज कर रहा है। बैंक निफ्टी मैनेज जी के कौन सा बैंक निफ्टी कंपोनेंट ऊपर लेके जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट एक स्टॉक है जो जून सीरीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं स्प्रेड भी दे सकता हूँ जून का, फ्यूचर भी ले सकते हैं, डिलीवरी भी ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी सिर्फ एक आइसोलेटेड स्टॉक है जो अगली जून सीरीज में मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसको ले सकते हैं। बाकी अनिल जी, कोई अभी ना कल तक के लिए कोई ऐसा स्प्रेड नहीं है, मतलब कंफ्यूजन है टू बी ऑनेस्ट, और कोई अनिल जी डिसाइसिव और कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, बहुत ही नैरो दायरे में। और नैरो दायरे में है बिल्कुल बाजार। और सर पहले ही बता देते, आपके बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, मार्केट में कुछ बात करेंगे। मैं गोवा के बारे में आपसे कुछ पूछ लेता, आपसे ज़्यादा गोवा के बारे में कौन जानता है? मतलब गोवा वालों को छोड़ दो, बाहर वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं तो कंफ्यूजन जी 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 मैं तो अनिल जी बोल ही रहा, मैं तो सुबह से देख ही रहा था कि आप मेरी फेवरेट प्लेस पे गए हैं, तो वहां कुछ इतना कुछ करने को है। तो आप जब भी गएंगे अनिल जी, मैं आपके अगले 3 दिन पूरे लाइन अप कर सकता हूँ अनिल जी। और आपको मतलब वैसे तो आपको हमें साथ ही लेके जाना चाहिए था अनिल जी, हम हर बार इनवाइट करते थे, आप अकेले चले गए हैं। बट नेवरदलेस वो जाने के बाद एक अपॉर्चुनिटी तो रहती है अनिल जी, कभी तो साथ जाएंगे। ना चिंता मत करें, मैं ऑफिस की पूरी 60 लोगों की टीम के साथ हूँ और मैं डबल ड्यूटी पे हूँ। मैं शो भी कर रहा हूँ और साथ साथ में बस शो के अलावा जो वो गोवा फेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन आप ये समझिए कि मैं रेकी करने आया हूँ। एक बार अगर मुझे ठीक ठाक लगा, जैसा आपने बोला कि हाँ यहाँ ठीक है, शो आराम से किए जा सकते हैं, तो अगला प्लान फिर
पहले मैंने रेकी करने के लिए दीप को भेजा पिछले हफ्ते। दीप की तरफ से रिपोर्ट आने के बाद अब मैं आया हूँ और उसके बाद अब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन टालने का हमारे पास इससे बेहतर तरीका और कोई है नहीं जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो चलिए आशीष सर के लिए एक बिगुल और आशीष सर की तरफ से आ रही है स्ट्रेटेजी स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, स्टेट बैंक का रेट चल रहा है 584। अगले महीने की जून की 570 की कॉल लेनी है अनिल जी, डीप इन द मनी, मतलब काफी इन द मनी है। और अनिल जी बेचनी है 610 की 2। तो अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी 10 रुपए। 10 रुपए की कॉस्ट में अनिल जी स्टेट बैंक का 570 की एक लेनी है, 610 की 2 बेचनी है। सेफ कहाँ तक है अनिल जी? हम 650 तक सेफ हैं। और कॉस्ट क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए मतलब 570 प्लस 10 580 और 584 रुपए का तो इसी महीने के फ्यूचर का भाव चल रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी ये अगेन अनिल जी ये ऐसे कुछ ट्रेड होते हैं, डेफिनेटली बोरिंग होते हैं, बिल्कुल वो टेस्ट मैच की तरह होते हैं, लेकिन वो जब लास्ट ओवर तक जाते हैं अनिल जी, फिनिश लास्ट ओवर में ही होती है। तो ये कुछ दिन तक तो अनिल जी ट्रेड बहुत बोर करेगा, बट मूवमेंट नीचे की होगी तो भी ये बहुत अच्छा बचाएगा। अगर ऊपर की होगी 25-30 रुपए जो 605-10 का लगता है स्टेट बैंक हो जाएगा तो पीक प्रॉफिट देगा। तो ये अनिल जी एक पहला स्प्रेड है जो जून का भी बनाया है स्टेट बैंक का, 570 की एक बाय, 610 की 2 सेल। कॉस्ट है 10 रुपए। 10 रुपए भी नहीं है अनिल जी, 9 रुपए है, जो कि फ्यूचर से 5 रुपए सस्ता है। तो स्टेट बैंक बहुत अच्छा लगता है। देखिए बोरिंग ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं। आशु सर, ट्रेड बोरिंग हो तब तक कोई चिंता की बात नहीं। एनालिस्ट, एंकर्स और चैनल बोरिंग नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप कह रहे थे कि बड़ा कन्फ्यूजन वाला मार्केट है, बड़ा बोरिंग मार्केट है, तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट बंसल जी के चेहरे पे दिखी। बंसल जी बोले ऐसे आशु जी कन्फ्यूज रहे तो कम से कम ढंग से शॉर्ट कॉल तो नहीं देंगे। उसी में बंसल जी खुश होते थे। पूछ लो बोले बंसल जी को, जी बंसल जी बता दीजिए आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। देखिए अनिल जी, मैं खुश हो रहा था जब आशु जी ने बोला ना कि ट्रेड निकालना मुश्किल काम है, व्यू देना आसान है। तो अनिल जी मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि देखिए अकेला हूं अनिल जी, आज कुणाल जी भी नहीं है। सुबह पिक ऑफ द डे भी मेरी डे हाई पे ट्रेड कर रही है SBI लाइफ, नाम भी ले रहा हूँ। टाटा कम्युनिकेशन भी अनिल जी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अनिल जी ये जो आप कह रहे हैं अनिल जी गोवा बढ़िया है, और अनिल जी यहाँ सिर्फ आपका नेटवर्क ही चल रहा है मोबाइल का, क्योंकि आप वाला नेटवर्क बिना नेटवर्क के ही चलता है। बाकी जो 60 लोग और गए हो अनिल जी उनसे पूछिए मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी सब कुछ बढ़िया अनिल जी, वहां पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं चलता अनिल जी। गोवा के अंदर एक ही दिक्कत है। और जिन जिन जगह पे आशु जी जाने के लिए बोल रहे हैं, आशु जी अपडेट दूंगा। अनिल जी के पास तो ऑक्सीजन लेने का भी समय नहीं है, ये कहीं नहीं जाने वाले अनिल, ये होटल में ही रहेंगे आशु जी। जहाँ तक बाकी नेटवर्क का सवाल है, कुछ कुछ जगह ऊपर वाले ने, प्रकृति ने ऐसी बनाई है जहाँ पर जाकर अगर नेटवर्क मिले भी ना तो लोग है ना अपने आप उस नेटवर्क को बंद करके बोलते हैं कि या तो लग नहीं रहा। तो अगर कभी भी आपको आशु जी कहे कि गोवा में मैं वहाँ था, यहाँ था, नेटवर्क नहीं था, तो कृपया करके आप माने ना। ये भी आप अज्यूम कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने खुद ये सोचा हो कि नेटवर्क बंद करके कह दिया जाए कि लगा नहीं। हर वक्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी दोष देना ठीक नहीं, कभी कभी अपनी इच्छाएं भी होती है। तो ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनका नेटवर्क बिल्कुल मिल रहा है, लग रहा है, और इसमें आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क के साथ तैयार है हमारे हिमांशु जी भी और सुमित जी भी। तो पहले बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून दी अनिल जी, गुड आफ्टरनून दी। अनिल जी, खरीदारी करनी है लॉरस लैब्स में। यहाँ पर जून फ्यूचर्स में 335-336 रुपए के आसपास के डायरेक्ट लेवल्स हैं। 328 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 2 से 3 दिन के नजरिए से ट्रेड लेना है। टारगेट्स रहेंगे 360 और 390 रुपए के। अनिल जी, ये स्टॉक एक बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक है, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, नंबर्स के बाद भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इक्वली शार्प बाइंग देखने को मिली। उसके बाद जेनेरिक दवाइयों को लेकर भी कुछ खबर आई थी, उसके बाद फिर से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन दोनों ओकेजन्स के बाद स्टॉक बहुत हैवी वॉल्यूम से लगातार हायर हाइज की अटेम्प्ट करता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सीरियस शॉर्ट कवरिंग की साइकिल स्टार्ट हो सकती है और एक अच्छी खासी रैली 410-430 रुपए के जोन में भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो लॉरस लैब्स मुझे लगता है इन लेवल्स पर काफी अच्छा है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के चलते लॉरस लैब्स के जून फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और अनिल जी, साथ साथ बैंक निफ्टी पर मेरा एक छोटा सा व्यू था जो अभी आशु जी ने भी डिस्कस किया था। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 दिनों के रिपीटेड इंस्टेंस के बाद भी 44,100 नहीं कटा,
तो शायद कल की मंथली एक्सपायरी से पहले एक बार 43,500 की तरफ बैंक निफ्टी भी जाता हुआ नजर आ सकता है, ताकि थोड़ी सी जो लाइट लॉन्ग पोजीशन है वो हल्की होती हुई नजर आए। तो मेरा मानना है कि जब तक वापस से अब 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता, तो जो स्टैंस है कल तक के लिए वो थोड़ा सा वीक है और 43,500 की तरफ निफ्टी बैंक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो हमने आपको पूछा ही नहीं था सर बैंक निफ्टी का, तो ये आप फिर भी उसके बावजूद आप मतलब क्या आशु सर की गुड बुक्स में आना चाहते हैं इसलिए बोला, या आशु सर को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि कोई बात नहीं आशु जी आप तो बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कॉल दे दो? दोनों में से क्या पर्पज है? तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता सर। नहीं देखिए, आशीष जी ने पहली बार ऐसा कहा कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि काफी कंफ्यूजिंग है मामला। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि थोड़ी सी अपनी लिमिटेड नॉलेज से थोड़ा सा बांट सकूं जो मेरे को भी समझ में आ रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं 44,000 43,500 ये रेंज आपको साफ दिख रही है। आइए, आशु जी के आजकल ज्यादा प्रिय हो चुके सुमित जी के लिए एक बिगुल है, क्योंकि आजकल शॉर्ट कॉल में सुमित जी भी बड़े आगे रहते हैं। सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, कोइंसिडेंटली सेल कॉल ही है मेरे पास अभी। मार्केट्स के अंदर ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव देखने को मिला है और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा है कुछ सेक्टर कुछ स्टॉक्स में। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 366, 366, 365.50। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि बीपीसीएल में यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 370, 371 के पास है, तो 371 का स्टॉप लॉस लगा के बीपीसीएल में यहां पे सीएमबी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। एक दो दिनों के अंदर बीपीसीएल में गिरावट में नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 358 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 355 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो बीपीसीएल को बिकवाली करे एक दो दिनों के लिए 371 के स्टॉप लॉस से 358 और 355 के टारगेट्स के लिए। मैं बीपीसीएल जून फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, स्क्रीन पे शायद मई फ्यूचर दिखाया जा रहा है, तो जून फ्यूचर के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा बीपीसीएल। जून फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं सुमित जी, उस हिसाब से ही आप इन लेवल्स पर भी रखें नजर। 358 और 355 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चलिए, जहां तक सवाल है सुमित जी की कॉल की तरफ से। आइए, सनी अग्रवाल साहब भी हैं हमारे साथ शो में एसबीआई सिक्योरिटी से। और सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमिंस का चार्ट पुल अप कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। कमिंस के नतीजे भी आ रहे हैं, एक बार मैं नतीजे पहले हाईलाइट कर देता हूं, जहां पर आप फोकस करके चलिए। आय 1493 करोड़ से बढ़कर 1926 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। तो आय आपने बढ़कर आती दिखी 1926 करोड़ की, हमारा अनुमान 1864 करोड़ का था, तो वहां पर आपने आय में अच्छी बढ़त देखी है, अनुमान से बढ़कर आय आई है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो बेस इसका 1493 करोड़ का था, तो वहां से बढ़कर अब 1926 करोड़ की आय आपको आती दिखी है स्टैंड अलोन बेसिस पर। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी हमने बढ़त ही आती हुई देखी है। हमने अनुमान लगाया था 310 करोड़ के मुनाफे का, ये 326 करोड़ का आया है। तो अगेन मुनाफा 319 करोड़ का आया है, तो मुनाफा भी अनुमान से बेहतर ही आपको आते हुए दिखा है। तो अच्छे नंबर्स हैं जहाँ तक कमेंट्स का सवाल है इस समय, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़िया आती हुई दिख रही है। सनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ नंबर्स लेकर, चार्ट पर रिव्यू लेकर। उससे पहले अनिल जी जरा नजर डालिए, फर्स्ट कट बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 326 करोड़ का है, हमारा अनुमान 310 करोड़ का था, तो अगेन कामकाजी मुनाफा भी अनुमान से बेहतर ही आपको आते हुए दिखा है। और मार्जिन भी एक्सपेंशन ही होना चाहिए जिस हिसाब से हमने कैलकुलेट करा था। हमारे मार्जिन एक्सपेक्टेशन इसकी 16.6% की निकल कर आती है, जहां तक कमेंट्स का सवाल है। फर्स्ट कट में अनिल जी कमेंट्स के नंबर्स बहुत बेहतर दिखते हैं। 17%, 16.9% के मार्जिन आए हैं, हमने अनुमान 16.6% का था। और मोर इंपॉर्टेंटली 14% से बढ़कर ऑलमोस्ट 17% के मार्जिन है सर कमेंट्स में। बिल्कुल दीप, और ये नंबर्स अच्छे नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही शानदार और धुआंधार नंबर्स है। क्योंकि देखिए ऑपरेशनल फ्रंट पर शानदार परफॉर्मेंस है। इस स्पेस में वैसे देखा जाए तो लगभग सारी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर पूरी स्पेस में देखें तो कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई जो जितनी भी कंपनियां उनमें सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती एमएनसी कंपनी अगर आप कोई देखने जाएंगे तो वो क्यूमिंस है। तो क्यूमिंस के नंबर, ये नंबर देखने के बाद 100% मैं कह सकता हूं आपको कि एफआईएस की तरफ से टारगेट्स बढ़कर आएंगे या अपग्रेड आने चाहिए। क्योंकि नंबर्स में ऑपरेशनली जो
जो परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग आ रही है, एक बार और मैनेजमेंट की कमेंट्री आउटलुक सुनेंगे। वैसे तो पूरे सेक्टर में अब तक जितना भी आउटलुक आया है अलग अलग कंपनी के मैनेजमेंट से, उन्होंने वित्त वर्ष 2024 के लिए काफ़ी मजबूत आउटलुक रखा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि क्यूमिंस के लिए नंबर्स ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि नंबर्स ठीक है, अगर किसी तरह का कोई वन ऑफ या किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और अगर ये पूरे ऑपरेशनल नंबर्स हैं तो नंबर्स काफ़ी मजबूत माने जाएंगे, ये साफ दिख रहा है। तो नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, लेट्स सी लग रहे हैं। और नंबर्स आने के बाद स्टॉक भी रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। अब 1.5% ऊपर है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, 1700 को लेवल क्रॉस भी करा है। SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल साहब भी हैं हमारे साथ। सर, कैपिटल गुड स्पेस, इंफ्रा स्पेस से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और कमेंट्स भी वही प्रूव करते हुए दिख रहा है। आपकी कवरेज है कमेंट्स पर, कोई व्यू इस काउंटर पे? या डेफिनेटली, तो हेडलाइन नंबर अगर हम देखें तो कमिंस के काफी बेहतरीन नंबर आए हैं, एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर नंबर है। और अगर हम कंपनी के ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो अगर हम पिछला क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी ने काफी एक बेहतरीन ग्रोथ आउटलुक दिया था अगले 12 से 18 महीने का। तो ये चलते हुए हमें लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक में एक उछाल देखने मिलेगा। अनिल जी ने एक बहुत सही बात कही कि जो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इन मल्टीनेशनल कंपनी एज फार एज कैप गुड सेक्टर इज कंसर्न। तो डेफिनेटली बाकी अगर मैं एबीबी, सीमेंस या कोई भी कंपनी देखता हूँ तो 60 या 80 के प्राइस तो अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है। तो अगर मेरा अंदाजा राइट है तो कमिंस का मार्केट कैप आज की तारीख में 47,000 करोड़ है और कंपनी ने मोटा मोटी 1200 करोड़ का पैट FY23 में पोस्ट। तो डेफिनेटली ये एक चाल चलेगा 2000 की तरफ, इसमें एक रिग्रेटिंग देखने मिलेगा अगले 1 से 2 महीने। ओके, तो मजबूत आउटलुक सनी सर को भी दिख रहा है यहाँ पर क्यूमिंस के लिए, नंबर्स मजबूत नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कल किस तरह का एक्शन और आगे देखता है। फिलहाल पहली कट पर नंबर्स हैं मजबूत। आइए मुलाकात की जाए सेठी साहब से। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, बताएं सर पहला। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है नेल्को, NELCO, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, डिफेंस के सेक्टर में है। 608 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 635 के, स्टॉप लॉस रखता है 595 का। ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बैंकों के ATMs और ब्रांचेस को कनेक्ट करने का काम करती है, फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ऑयल इंडस्ट्री, एनर्जी और गैस इंडस्ट्रीज को, और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर को भी कैटर करती है। तो डिफेंस से रिलेटेड एक स्टॉक हो गया। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने। इन्होंने एक इंटेलसेट नाम की जो दुनिया की सबसे बड़ी इन फ्लाइट कनेक्टिविटी वाली कंपनी है उसके साथ टाई अप किया हुआ। तो ये भारत में भी जो इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विसेज या इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करेगी, जो कि एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है फ्यूचर में। जबरदस्त ऑर्डर बुक है और अब हम देख भी रहे हैं सरकार का पूरा फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, तो उसका एक बड़ा फायदा होना चाहिए। एक छोटी साइज की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, ओन्ड बाय टाटा पावर, जो इसमें 50% हिस्सेदारी रखती है। फिर MIT भी अराउंड 2.96% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। और अनिल जी, मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये जो डिफेंस का सेक्टर है ये अगले वीक से अच्छा करना है, बिकॉज एक जो HDFC का म्यूचुअल फंड का एक डिफेंस का NFO खुला हुआ है, वो 2 जून को बंद होएगा। मुझे लगता है वो जो डिफेंस फंड जब क्लोज होगा उसके बाद वो जो पैसे लगेंगे, तो ये जो बड़ी साइज की डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे BEL है, HAL है, फिर आपके BDL है, इन सब में मुझे लगता है एक अच्छा ट्रैक्शन रहना चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द एंटायर सेक्टर, और वहां से आज मैंने नेल्को को पिक किया है फॉर टारगेट ऑफ 635। तो नेल्को को पिक किया है। अच्छा सेठी साहब, आप क्या बता रहे थे, ये फ्लाइट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये इंटेलसेट जो नाम की कंपनी है, जैसे हम इंटरनेशनली जब फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो वहां से हम फोन कॉल्स कर सकते हैं, हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है इन फ्लाइट, जो भारत में नहीं होती है। तो ये जो कंपनी है इसने करार किया हुआ, वो इंटेलसेट जो इंटरनेशनली प्रोवाइड करती है ये सब सर्विसेज उनके साथ। तो हो सकता है भारत में भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में हमको ये अपॉर्चुनिटी मिले फ्लाइट से टेलीफोन कॉल्स करने की, फ्लाइट में इंटरनेट कनेक्टिविटी की। इसीलिए तो पूछा, ये करवाओ ना, हमारे यहाँ भी इंडिया में कब कर रहे। कई बार लोग है ना बहाना बहुत बनाते हैं, मैं फ्लाइट में था, मैं इसमें बिजी था, इसलिए फोन नहीं दे पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया।
तो ये करवा सकते हैं आप, मतलब खास तौर से जैन साहब के लिए? चलिए भी आपका अपने आप से उनमें पेड सर्विसेज होती है, आपको फ्लाइट में लेना पड़ता है वो सर्विसेज, पेमेंट करना पड़ता है, तो वो जरूरी नहीं है ना जो जाएगा वो लेगा, या कहीं को ये बहाना अगर करना ही है तो बोलेंगे मैंने लिया नहीं है तो क्या करेंगे। अरे वो सेक्रेटरी से उसका भी तरीका निकालेंगे, चिंता मत करो, पहले एक बार हो तो जाए। चलिए बढ़िया, नेल को यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से 535 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक भी बताएं सर। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक जबरदस्त स्टॉक है, कई बार रिकमेंड किया हुआ है और जब भी रिकमेंड किया उसके बाद जो टारगेट दिए वो भी मीटअप होते ही है उसमें विदाउट फेल। स्टॉक का नाम है ला ओपाला आरजी, जो अभी 380 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 405 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 370 रुपए का। एक भारत की लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसके बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ला ओपाला, फिर दीवा और सॉलिटेयर, मतलब हर एक सेगमेंट के लिए इनके प्रोडक्ट्स हैं। फिर एक साउथ कोरिया की कंपनी है दुसान ग्लास, उनके साथ इनका टेक्निकल टाई अप है। बाकी ऑर्गेनाइज्ड टेबलवेयर सेगमेंट में 50% का भारत में मार्केट शेयर है। एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद 20,000 रिटेलर्स एंड 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। एक एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी है विद वेरी गुड फंडामेंटल्स, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और FIS भी बुलिश है, इसमें अराउंड 19-20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, DSP है, मलाबार इंडिया फंड है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और जैसे मैंने कहा मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 405 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 370 रुपए का। ओके, 370 रुपए के टारगेट के लिए ला ओपला ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की है। सॉरी 370 स्टॉप लॉस है, 405 का टारगेट है। सेठी साहब ये जो आप बता रहे हैं फ्लाइट वाली सर्विस का, ये थोड़ा फ्लाइट में से फ़ोन वाला मामला मुझे बड़ा सीरियस लग रहा है, मतलब बहुत लोगों के लिए समस्या हो सकती है, और स्पेशली दीप को तो ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। दीप सोच लेना, बाद में है ना कभी भी ऐसा फ़ोन भी आ सकता है, फ्लाइट में बैठे बैठे भी फ़ोन आ सकता है, कब कहाँ पहुँचे, कितनी देर में लैंड करोगे, घर कितनी बजे आओगे, ये सारे सवाल आ सकते हैं। तो इन सब सवालों को देखते हुए आप जो भी निर्णय करें, क्योंकि 2024 वाला वो साल है जहाँ निर्णय तो लेने हैं बड़े बड़े, तो वो सोच समझ के ले, ये ध्यान रखें। आशीष सर, आपकी कोई राय, हिदायत, सलाह, कोई एडवाइस दीप को? नहीं अनिल जी, आपने बिल्कुल सही सलाह दी है, बट अनिल जी मुझे लगता है दीप जितना स्मार्ट है ना, जितना डिस्क्रीटली, अब देखिए हम गोवा जाते हैं सबको पता होता है, आप गोवा पहुंचे सबको, हमसे बहुत ज्यादा डेज ये स्पेंड करके गोवा कितने चुपचाप डिस्क्रीटली आ गए और किसी को हवा थी लगने दी। तो अनिल जी मुझे लगता है दीप ना बहुत स्मार्ट है, हमसे मतलब बहुत ऊपर है, वो सब मैनेज कर लेगा। देखिए दीप का ऐसा है, दीप जिस उम्र में है ये इन्हें सीक्रेटली जाना चाहिए, और हम चाहें तो भी सीक्रेटली जा नहीं सकते हैं। हमें तो एक फ़ोन आया तो पता चल जाएगा कहाँ हो क्या हो, तो इसलिए बढ़िया है कि हमारा सबको ही पता चल जाए तो ठीक है। बंसल जी भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, दो चीज़ों का अनुभव अनिल जी शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो ये अनिल जी, ये प्लेन में जो वाईफाई की फ़ोन की फैसिलिटी है बड़ी ज़रूरी है अनिल जी। कुछ अनिल जी मित्रगण ऐसे होते हैं, बैठे तो ऑटो में होते हैं और बैठ के अनिल जी वहाँ पे एयरप्लेन मोड आउट कर देते हैं कि फ्लाइट में अनिल जी शोर होता है ना, तो दूसरे आदमी को बोलते हैं फ्लाइट में बैठा हूँ। तो एक तो अनिल जी उनकी हरकत बंद हो जाएगी, और दूसरा देखिए आशु जी, आप और कुछ लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब वो कहीं जाते हैं छुट्टी पर तो झुंड में जाते हैं, और दीप उस पड़ाव पर हैं वो चुपचाप अकेले जाते हैं। तो दो केसेस, दोनों अलग अलग केसेस हैं। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए दो बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब, कुछ आपने हमारे मुस्कुराने के पल दिए। ऐसे इसी तरह की थीम निकाल के लाया करो जिससे हमें बड़ा आनंद आए। तो चलिए नेल्को और लाओपला ये है दो स्टॉक जहां पर राय है सेठी साहब की तरफ से। चलिए दीप, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी की तैयारी कर ली जाए। जी के लिए बिल्कुल भी तैयार है, आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटेजी। सर आई थिंक लगातार चौथा ऐसा दिन है जब हम आफ्टरनून में अमेरिकी फ्यूचर्स में कोई बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं। 30 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 5 पॉइंट नीचे नास्डैक फ्यूचर्स है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है जहां तक अमेरिकी फ्यूचर्स का सवाल है। बट हाँ, कल शाम की गिरावट के बाद आज बाकी ग्लोबल मार्केट्स कमजोर दिख रहे हैं। एशिया देखिए सर, जापान ऑलमोस्ट 1% नीचे था, हांगकांग 1.5% नीचे था, बाकी के एशिया बाजारों में भी हमने कमजोरी देखी। यूरोप में भी इस समय 1.5% तक की गिरावट दिख रही है, तो यूरोप के बाजार भी इस समय कमजोर दिख रहे हैं सर। बस एक अच्छी चीज है, रुपया 13 पैसे मजबूत है, अदरवाइज एशिया कमजोर है, यूरोप कमजोर है, हमारे बाजार रिलेटिवली बेटर परफॉर्मिंग है इस समय। बट क्या करना है?
दी प्रॉब्लम ये है हमारे बाजारों की गिरने और बढ़ने में कि मल्टीपल सपोर्ट है रेंज के अंदर और मल्टीपल रुकावट के लेवल है रेंज के अंदर ही। मसलन कि आप 18,350 से 18,450 की रेंज में निफ्टी पर रुकावट के लिए हर 25-50 पॉइंट पर रुकावट है आपके लिए, और नीचे अगर आप आते हैं जैसे 18,250 के आसपास या इसके नीचे आते हैं तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल है 18,050 तक आपको। तो इस चक्कर में ये मतलब बिल्कुल वो लिक्विड ऑक्सीजन की तरह हो गया, न तो बढ़ता है न घटता है, और वैसा ही होने वाला ये 18,300 जो मेक और ब्रेक लेवल है। जो कन्फ्यूजन वाली बात कर रहे थे आशु सर, वो इस बात से देखिए कल मंथली एक्सपायरी का दिन है और 18,300 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस है। उससे आप समझ सकते हैं कि तेजी करने वाला भी ये मान के चल रहा है कि 18,300 होल्ड करेगा और मंदी करने वाला भी ये मान के चल रहा है कि 18,300 के नीचे जाएगा, इसलिए उसने कॉल बेच कर रखा है। थोड़ा सा पुट राइटिंग ज्यादा है। 18,300 के पुट पर करीबन 2.25 करोड़ शेयर है, 58 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 18,300 के कॉल में भी 58 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, यानी कि कॉल और पुट दोनों ही एक ही स्ट्राइक पर बेचे जा रहे हैं प्रीमियम कमाने के इरादे से। दोनों बेच दो, प्रीमियम कम हो जाएगी, उसका फायदा ले लेंगे। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो करीबन 1,30,00,000 शेयरों का हल्का सा कम है, सो यानी कि हल्का सा एक नॉच तेजी करने वाला ऊपर है। नीचे 18,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टूटेगा नहीं। ऊपर 18,400 यहां भी 1,70,00,000 शेयर के आसपास का लेवल है, ये टूटने वाला आसानी से है नहीं। तो ये आपके लिए, ये तो हो गया आपके लिए पूरी तरह से डेटा जिस पर आपको फोकस करना है। माफ कीजिए, 18,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 18,400 पर कॉल्स में, तो इसलिए आपके लिए ये 100 पॉइंट की रेंज बनी हुई है और 18,400 के ऊपर आप जाएंगे नहीं, 18,200 के नीचे जाएंगे नहीं। 18,300 लड़ाई झगड़े वाला लेवल है, उसी पर ट्रेड करें तो कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली नहीं है। ऐसे में जितना 18,200 के नजदीक मिले खरीद पाएं वो एक अच्छा मौका होगा, जितना 18,400 के आसपास प्रॉफिट बुक कर पाएं बेच पाएं ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी, जो इमीडिएटली अब से लेकर 3:30 बजे तक बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 43,675 से 43,800। ये 125 पॉइंट की रेंज है मजबूत सपोर्ट, क्योंकि यहां पर 50-50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 43,675, 43,800। ऊपर में 43,950, 44,025, 44,050 ये समझ लीजिए, ये लगभग 100 पॉइंट की रेंज ऊपर की ऐसी है। वहां पर आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मेरे ख्याल से कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स पे इंतजार करें, पहले किसी एक तरफ आने दें। जिन लेवल पर इस वक्त इंडेक्स है यहां कोई ट्रेड बनता नहीं है। 43,525, 675 इन दो लेवल पर एंट्री बनती है। 950, 44,000 पर एग्जिट बनता है। बैंक निफ्टी में 18,265, 18,215 पर एंट्री बनती है। 18,350, 18,400 पर प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट बनता है। तो इन दोनों में से किसी एक सिरे की तरफ आने दें, फिर ट्रेड लें, ये राय होगी आपके लिए जी। अभी रेंज में है बाजार, बट निचले स्तरों पर आप खरीदारी करें और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करें। ऑलमोस्ट बीच में है बाजार। 18,300 पर फिलहाल है, 18,200 के आसपास खरीदारी करनी है, 18,400 पर बिकवाली करनी है। सिंगल्स लेने का बाजार इस समय बना हुआ है। बट एक स्टॉक जहां पर बड़ा रिएक्शन आ रहा है और वो है आपके लिए पॉलीप्लेक्स। फाइनली प्रमोटर की तरफ से स्टेक सेल हुई है, कितनी हुई है, क्या है इसके मायने, क्या है इसका इम्पैक्ट, आइए समझते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, 8% कट है, एक तो नतीजे वीक थे बट ये डील का भी ज्यादा इम्पैक्ट माना जा रहा है। जरा बताइए क्या क्या है डिटेल्स इस डील की। जी, पहले तो जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 24.3% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो एजीपी होल्डको लिमिटेड जो है उनको 1380 करोड़ के में बेच रहे हैं, और जो कि आपको भाव अगर आप निकाल के देखेंगे तो 1810 का भाव निकलता है। अब ये जो एजीपी होल्डको लिमिटेड है ये एल गुरेर पेट्रोकेमिकल्स एलएलसी ग्रुप की कंपनी है, और इसी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है तगलीफ इंडस्ट्रीज, जो अगर आप देखें बीओपीपी का जो प्रोडक्ट है उसमें वो ग्लोबली लीडर है, जिसमें अगर आप देखें तो पॉलीप्लेक्स भी है। अब यहाँ पर जो डील समझेंगे हम, डील के लिए अगर आप समझे तो जो इन्वेस्टर जब भी मैं बोलूंगा तो मैं बात कर रहा हूँ एजीपी होल्डको लिमिटेड की, जिन्होंने 24.3% हिस्सेदारी जो है वो खरीद रहे हैं। अब सबसे पहला चरण ये है कि जब ये पहला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पहला ट्रांजैक्शन कौन सा, जहां पर ये जो एजीपी होल्डको इन्वेस्टर जो है वो 24.3% हिस्सेदारी खरीद लेंगे, उसके बाद इस इन्वेस्टर को एक कॉल ऑप्शन रहेगा। कॉल ऑप्शन किस चीज के लिए? कॉल ऑप्शन उस चीज के लिए कि वो लगभग 3.8 लाख शेयर्स और जो हैं वो प्रमोटर्स जो हैं उनसे खरीद सकते हैं। और ये जो खरीदने की समय अवधि अगर आप देखें तो वो समय अवधि होगी 36 महीने, जब से इसे ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाता है उसके बाद से 36 महीनों तक ये जो है ये कॉल ऑप्शन, मतलब वो 3.8 लाख शेयर जो खरीद सकते हैं। अब अगर वो खरीद लेते हैं तो फिर प्रमोटर जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी 25.48% के आसपास,
और ये जो इन्वेस्टर हैं इनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी 25.49%। अब अगर जब उन्होंने खरीद लिया तब दो चीजें होती है, एक जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनके पास पुट ऑप्शन होगा। काय का पुट ऑप्शन? कि जो हमारी बची हुई हिस्सेदारी है हमको वो राइट है कि हम वापस इन्वेस्टर को जो इतनी भी बची हुई हिस्सेदारी है जो कि 25.48% है वो हम इन्वेस्टर को बेच सकते हैं। और इसकी अगर आप समय अवधि देखेंगे तो ये जो 36 महीने जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 24 महीने तक जो है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उनके पास ये पुट ऑप्शन जो है वो रहेगा। अब अगर यहां पर अगर आप देखें कि ये जो समय अवधि है उसमें एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो है वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इस पूरे टाइम के खत्म होने के बाद, मतलब 36 महीने के बाद 24 महीने भी खत्म हो गए, उसके बाद वाले 12 महीनों में जो इन्वेस्टर है उनको कॉल ऑप्शन रहेगा कि आप जो है बची हुई हिस्सेदारी जो है आप उनसे खरीद लीजिए। तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर है कि अब पहले आपने जितनी खरीदी है फिर कॉल ऑप्शन दिया जाएगा, फिर पुट ऑप्शन होगा, फिर वापस कॉल ऑप्शन होगा। तो ये पूरा एक डील का स्ट्रक्चर है जहां पर आपको पूरा इस तरीके से किया जाया है। और अगर आप शेयर प्राइस का अगर आप मूवमेंट देखें ओवरऑल आज का अगर आप मूवमेंट के हिसाब से अगर आप देखें अलग से कि अगर आप देखें मई के हिसाब से, मई से अभी तक शेयर प्राइस ने लगभग 12% का रिटर्न आता हुआ दिखा है, हालांकि आज बड़ा कट आता हुआ दिखा है। अप्रैल से अभी तक अगर आप देखें तो 33% का उछाल आता हुआ दिखा है। और अगर आप पिछले एक साल के अगर आप कंपेरिजन करें तो वहाँ पर अभी भी 31% की अभी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ये है पूरी डिटेल्स और पूरा स्ट्रक्चर और शेयर प्राइस का मूवमेंट पॉलीप्लेक्स में। आप बोल रहे हैं कि अभी 24.3% हिस्सा हुआ है 1810 के भाव पर। बिल्कुल। और अगले 5 साल में 2 बार ऐसा ऑप्शन आएगा जब वो अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर एक बार पहला ऑप्शन अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो जो बचे हुए प्रोमोटर्स हैं क्योंकि उनकी हिस्सेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो बचे हुए प्रोमोटर्स को दिया जाएगा कि आप पूरी हिस्सेदारी हमको भेज दीजिए वापस। ओके, तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल फिर इन्हें मिलेगा, प्रमोटर्स को फिर बाकी हिस्सेदारी पहले इन्हें ऑफर करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और अगर प्रमोटर्स वो हिस्सेदारी नहीं लेते हैं उस समय के दौरान तो भी उनके पास राइट रहेगा कि अब अगर आपने नहीं लिया तो हम आपसे खरीद सकते हैं वापस। ओके, समझ गए। तो चलिए ये पूरी डील का स्ट्रक्चर, बट एसेंशियली अब प्रमोटर्स के जिसका जितना हिस्सा था उससे आधे से थोड़ा कम इन्होंने बेच दिया है। इतना नहीं है कि ओपन ऑफर ट्रिगर हो सके, बट हाँ अगले 3 से 5 साल में ऐसा विकल्प होगा कि यहाँ पर ये अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं। बट स्टॉक में हम देख रहे हैं भारी पिटाई आज हुई भी है। अनिल जी से भी हमने सुबह बात करी थी, उन्होंने कहा था थोड़ा अब इस डील के बाद काउंटर को सेटल होने दीजिए, उसके बाद फ्रेश व्यू लेना है जहां तक पॉलीप्लेक्स का सवाल है। आइए कुछ कॉल्स और हो रही हैं तैयार। कतार में सबसे आगे इस समय सचिन जी, बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। दीपांशु, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के जून के फ्यूचर्स में। अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने काट दिया है ऑन द डाउन साइड, प्लस मंडे का जो लो था वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 510 तक की तो टाटा मोटर्स पर कुछ कॉल देते देते शायद संपर्क टूट चुका है सचिन जी का। अब वापस से संपर्क स्थापित हो चुका है संपर्क। बताएं सचिन जी, लेवल्स वगैरह आप बता रहे थे शायद। जी अनिल जी, जून फ्यूचर का टाटा मोटर्स आपको शॉर्ट करना है। 510 का पोजिशनल टारगेट होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 529 के आसपास लगाना है। फ्यूचर्स इसके 524 पे फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। सो 529 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है अगले कुछ दिनों के लिए। 510 मुझे लग रहा है वापस एक बार रिविजिट हो सकता है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में शॉर्ट करने के। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु, उसके बाद सुमित जी भी है तैयार कतार में। बताएं सर। अनिल जी, शो की शुरुआत में मैंने बैंक निफ्टी में अपना व्यू शेयर किया था। होपफुली व्यूअर्स और आशु जी दोनों ही खुश होंगे उस व्यू से। ब्रेकडाउन क्लियर है और मुझे लगता है कि 43,550-500 की तरफ कल एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 43,700 का पुट ऑप्शन खरीदना है क्योंकि पिछले 2-3 मिनट में एक शार्प मूव आया है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी 135 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 120-115 की जोन में मिलेगा तो बेटर एंट्री हो सकती है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। 43,700 का पुट ऑप्शन 115-120 के जोन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 75-75 रुपए का।
अपसाइड में पहला टारगेट 175 रुपए, दूसरा टारगेट 210 रुपए, 43,700 की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय। बैंक निफ्टी में डे लो पर आता हुआ बैंक निफ्टी इस वक्त आपके सामने 43,675 700 के सपोर्ट रेंज के आसपास पहुंचता हुआ। अगर यहां से टूटा तो फिर अगला बड़ा सपोर्ट 525 के आसपास बनता है। यहां से 150 पॉइंट नीचे ये आप मानकर चल सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, इंडेक्स डेज लो पे आ चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो सेल कॉल ही वापस से मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 288, 289 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर के अंदर गिरावट है, कल का लो ब्रेक हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर में मेरे को लग रहा है कि यहां से अभी और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 294, 295 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 295 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे पे जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 284 रुपए का पहला टारगेट होगा, 280 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 2 से 3 दिनों का व्यू लेके चंबल फर्टिलाइजर में बिकवाली करे 295 के स्टॉप लॉस से 284, 280 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। लगातार सुमित जी के रेडार पर कई सारे स्टॉक्स हैं बिकवाली के, और इसके साथ ही बाजार में भी थोड़ा प्रेशर इस समय आपको बनते हुए दिख रहा है। देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा। आखिरी आधा घंटे हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, बट कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है। डिक्सन टेक, सनी जी आपसे इस पर सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि नंबर्स ने बाजार को सरप्राइज करा, उसके बाद बड़ी मूव आ रही है। मैनेजमेंट आउटलुक भी काफी कॉन्फिडेंस वाला आ रहा है, और इससे पहले स्टॉक की भारी पिटाई भी हुई थी। 1-2 दिन से थोड़ा बाउंस बैक कर रहा था, बट अदरवाइज ऊंचाई से काफी फिसला हुआ भी था ये काउंटर। डिक्सन टेक पर अब क्या राय बनती है नए नंबर्स के बाद? या डेफिनेटली नंबर काफी बेहतरीन थे स्ट्रीट के अनुमान से, और हमने देखा है कि जो पूरा सेक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आउटसोर्सिंग का जो सेक्टर है, आप अंबर देखिए, डिक्सन देखिए, सिरमा देखिए, ये जितनी भी कंपनीज है जो बड़े ब्रांड ओईएम के लिए काम करती है, उनमें सब में एक कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर बना हुआ था पिछले 2-3 क्वार्टर से। वो कहीं ईजअप होते हुए दिखा है। ये क्वार्टर में सभी कंपनियों ने बहुत बेहतरीन मार्जिन एक्सपेंशन डिनोट किया है। इसमें एक कंपनी एम्बर एंटरप्राइजेस, जिसमें मैं आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहूंगा। ये कंपनी मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में इनका जो आरओई जो 15% से घट करके 10% हो गया था, 2 से 3 साल में फिर 400-500 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड होगा। कंपनी ने आरएससी पोर्टफोलियो से कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफाई भी किया है अपना पोर्टफोलियो मोबाइल, मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ओर। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक लुकिंग एट अ वैल्यूएशन, एम्बर डेफिनेटली एक बेटर बेट है एट अ करंट रेट, जहाँ आपको अगले 8 से 12 महीने में 3000 का टारगेट प्राइस देखने मिल सकता है। यह है आपके लिए राय डिक्सन और अंबर पे, दोनों में अब बेहतर अंबर है निवेश करने के लिहाज से। ये राय सनी जी की आती हुई। आइए नितिन जी का किया जाए स्वागत बिगुल के साथ, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है आपका नितिन जी, बताएं सर क्या है स्ट्रेटेजी? अनिल जी, यहाँ पे 18,250 के हम पुट ऑप्शन लेंगे। 18,250 की पुट ऑप्शन, जिसका प्राइस अभी 32 रुपए के आसपास है, और इसके स्टॉप लॉस होंगे 15 रुपए का और टारगेट होंगे करीब 65 रुपए का। 18,300 पे काफी अच्छा पुट राइटिंग थी, बट वो लेवल्स टूट गए हैं और अब वो पुट राइटर्स में अनवाइंडिंग देखी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि 18,200 का लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 18,250 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं 31 में, जिसका स्टॉप लॉस 15 रुपए का और टारगेट 60 से 65। कल की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन खरीदने की राय 18,250 का इन द मनी पुट, इन द मनी तो नहीं कहूंगा, एट द मनी कह सकते हैं। 18,265 के आसपास निफ्टी है, तो यहां पर खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से। आइए आशु सर भी एक बार थोड़ा इंडेक्स पर कमेंट करना चाहते हैं, उनकी भी राय जानी जाए। बताएं सर। अनिल जी, बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये लेवल्स मतलब जितनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, टूट भी रहे हैं। और एक चीज अनिल जी, अब देखिए आप ना, पिछले दिनों में मैं मतलब जितने भी ये देखता था, मतलब सब लोग ना स्ट्रैंगल बाय के लिए बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, कॉल पुट दोनों लेनी चाहिए। बट मुझे लगता है ये नैरो रेंज में ना अभी भी हमारे को तंग करता रहेगा। कॉल पुट के पैसे खराब होंगे बायर्स के, बायर्स को पैसे आने की इतने लो प्रीमियम पे भी लेने पे नहीं आ रहे हैं। कॉल लेने जाते हैं तो नीचे आ जाता है, पुट लेने जाते हैं तो ऊपर हो जाता है, लेकिन ना ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है। इसमें कॉल पुट के पैसे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब जो बड़ा मूवमेंट आएगा ना, तब तक ये जो स्ट्रैंगल बायर्स हैं ये थक जाएंगे।
तो मतलब एक अनिल जी कॉन्ट्रा व्यू, मतलब उस तरह का कि जिस तरह का व्यू चल रहा है मार्केट के अंदर कि कुछ बड़ा निफ्टी बैंक में होने वाला है, कुछ बड़ा निफ्टी बैंक में होने वाला है। आज अनिल जी आप बात करो ना, देयर आर मतलब टू सेगमेंट ऑफ पीपल, एक वो न्यू हाई और क्रॉस करके लंबी बात कर रहे हैं और कोई आधे बोल रहे हैं कि 2000 की करेक्शन आएगी। तो मुझे लगता है कि अनिल जी कुछ टाइम तक शायद 400 500 300 500 पॉइंट के बीच में ही रहे और दोनों तरफ कुछ ना हो और वो आपको थकाए और थकाने के बाद वो मूवमेंट आए। तो आई थिंक अनिल जी अलर्टली वॉच करना चाहिए। हेंस जो मैंने बोला था कि थोड़ा सा चल रहा है क्योंकि स्टॉक्स कोई भी अनिल जी पार्टिसिपेशन बंद कर चुके हैं और वो अनिल जी वो पार्टिसिपेशन जो हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि एक्सपायरी के आगे किसी की नहीं चलती है। मतलब जो एक्सपायरी पोजीशन है, जीत एक्सपायरी पोजीशंस की होती है। तो जिन स्टॉक्स की बात की, स्टॉक्स नहीं चल रहे, इंडेक्स अच्छा लगता है लेकिन वो स्टॉक्स की वजह से नहीं चल पा रहा। तो आई थिंक डिसाइसिव जो मूव आएगा अनिल जी, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में आएगा। लगता है हो सकता है और तंग करे, एक हफ्ता और तंग करे अनिल जी। सो आई थिंक ये इंडेक्स में है, मतलब अक्सर काफी लोग अनिल जी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ कुछ नहीं हो रहा ढंग से। आशीष जी ने आज बड़ी फिलोसॉफी वाली बात की। अगर आप लोगों में से किसी ने गौर फरमाया, किसी ने सोचा, एक सेंटेंस जो आशीष जी ने बोला है बहुत ही मतलब एकदम दार्शनिक तरीके से, किसी ने नोटिस किया है? किसी ने किया है तो मुझे जरा बताएं। ओह, किसी ने नहीं। आशीष जी कितनी गलत बात है। ये सबके नाम और चेहरे आप जरा अच्छे से पहचान लें। ये लोग आपको ध्यान से नहीं सुनते हैं, बाद में आपको पता है कि इनका करना क्या है। ठीक है। तो आशीष जी ने ये कहा है। जी आशीष जी जी। अनिल जी ये सुन लेते, करना तो जो है वो तो फिर भी करना चलता ही रहता है ना। जो करना है वो तो होगा ही, चाहे सुन भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महान दार्शनिक आशीष जी ने अभी अभी अपने जो विचार रखे हैं, उन्होंने कहा है कि एक्सपायरी के आगे किसी की नहीं चलती। राइट आशीष जी, कहा ना आपने सेंटेंस अभी। बिल्कुल अनिल जी। तो ये चाहे मार्केट का ट्रेड हो या फिर जीवन की एक्सपायरी हो, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ताकतवर लोग कितने भी आगे, एक्सपायरी के आगे किसी की नहीं चलती। और यहाँ पर किसी ने कितना भी कमाया हो, जाता खाली हाथ ही है। ये भाव था इस पूरे शब्द के अंदर। कवि कहना ये चाहता था, कवि मतलब आशु कवि। जो आशु जी हमारे कवि। जी बंसल जी अपनी राय देना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आशु कवि जी ने एक चीज और बोली है कि आशु कवि जी को कंफ्यूज कहने का हक सिर्फ कवि आशु जी को ही है। कोई और कहेगा तो उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड बननी शुरू हो जाएगी। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है बाकी लोगों के लिए। ऐसा है, आशु जी शॉर्ट ना बोले, खाली कंफ्यूज बोले, उसमें भी आप गनीमत समझो। हम तो रिलीफ फील कर रहे हैं कि आशु जी साफ साफ शॉर्ट तो नहीं दे रहे कम से कम। तो ये बढ़िया है, इसलिए अप्रिशिएट किया जाए। देखो क्या होता है, रिजल्ट अच्छे या खराब का कैसे आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उम्मीद से कैसे आए। कई बार ओह रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ये ना नए जमाने की कंपनियां जो आईपीओ लेकर आई, ओह बहुत बम्पर रिजल्ट है। बोले क्यों? लॉस ना 800 करोड़ का होता था, 80 करोड़ का ही हुआ। अरे भाई किया तो लॉस लेकिन कम हुआ ना। तो इसलिए आशु जी तो अगर शॉर्ट नहीं दे रहे हैं, खाली कंफ्यूज बोल रहे हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। बन से लुक एट द एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखिए मैच करके। तो चलिए, ये है आशु जी की तरफ से राय आपके लिए आती हुई। और बाजार दिन के लो पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। 8,265 पर निफ्टी आ चुका है इस वक्त, और बैंक निफ्टी 43,675 पर, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए। दीपक नाइट्राइट, यह है वो स्टॉक जो भरपूर एक्शन में है, और एक्शन भी है पूरा तेजी की तरफ। क्यों इतनी तेजी की जरूरत क्या है, वजह क्या है, ये बताएंगे हमें आशीष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, दीपक नाइट्राइट क्यों भागा है भाई इतना? सर बड़ी तेजी 9% 10% का मूव यहाँ पर देखने को मिला। दरअसल खबर यह आई है कि कंपनी की एक सब्सिडरी है दीपक केमिकल टेक्नोलॉजीज, इसने गुजरात सरकार के साथ एक एमओयू किया है जहां पर ये बता रहे कि अगले 4 साल में 5,000 करोड़ का ये निवेश करने वाले। दरअसल अगर आप देखें तो अपनी जो क्षमता है स्पेशलिटी केमिकल्स में, खासतौर पर अगर आप देखें तो फिनॉल है, एसीटोन है, यहाँ पर इसमें नए प्लांट्स लगाने वाली है, जिसको बाजार काफ़ी उत्साहित लेकर। दरअसल उत्साहित इसके लिए भी है क्योंकि अधिकतर इनके जो स्पेशलिटी केमिकल्स ऐसे हैं जिनको इंपोर्ट किया जाता है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के चलते आप देखें एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपनी इनकी क्षमता बढ़ाएंगे तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे कि ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो इनके जो नतीजे थे, यहाँ पर भी हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं इनके फिनॉल और एसीटोन के करीब 100%, या फिर कुछ प्लांट्स तो ऐसे जो 100% से भी थोड़े ज़्यादा कैपेसिटी पर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मांग काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इसके चलते जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं वो बता रही है कि इन प्रोडक्ट्स के बाद और 4 साल में जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं इससे और बेहतर वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर इसी का असर है कि स्टॉक में हम देख रहे हैं 9 से 10% का बड़ा मूव आया है।
बड़ा मूव आया, 10% की तेजी आपको इस समय काउंटर में दिख रही है। आज सुबह ये खबर आई थी कि केपेक्स कर रहे हैं, वैसे भी कंपनी डेट फ्री है, कैश फ्लो बढ़िया है इनका, और अब फ्रेश कैपेसिटी ऑन बोर्ड करने की तैयारी। सनी पर व्यू लूंगा, उससे पहले एक बार चार्ट सचिन जी से राय लेना चाहूंगा। सचिन जी, 10% एक ही सेशन में दीपक नाइट्राइट, जरा देखें सर, बताएं इसके बारे में। दीपांशु, यहाँ पर ट्रेंड वाइज तो थोड़ा भी डाउट नहीं है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुपर ट्रेंड में स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। बट ऑन द हायर साइड जिस तरीके से इसका वीकली स्ट्रक्चर है, लगभग मुझे लग रहा है 2510 तक एक लेवल अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है लंबा नजरिया रखना चाहिए। अगर डिक्लाइंस आते हैं तो डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 2000 के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट जोन था, वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट अभी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो स्टॉप लॉसेस 1980 के आसपास ही लगाने हैं। बट मेजर ट्रेंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, जो 2510 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो पोजिशन के लिहाज से मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति से ही जाना चाहिए, 1980 के स्टॉप लॉस के साथ 2510 के टारगेट के लिए। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर अगर आप दीपक नाइट्राइट पर रखेंगे नजर, तो यहाँ पर अच्छी गेंस आपको आती हुई दिख सकती है। सनी अग्रवाल साहब, आपकी राय, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए तैयार दीपक नाइट्राइट? या डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बिजनेस अगर केमिकल सेक्टर में देखते हैं तो 3-4 साल में काफी धन दिया इन्वेस्टर को। कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को ये डाउट था कि जो FY24 है इसमें जो ग्रोथ के जो ड्राइवर थे वो कहीं ना कहीं फैग एंड पे हैं। तो हालांकि कंपनी का जो 2500 करोड़ का कैपेक्स है वो ग्रेजुअली फेज बाय फेज ऑन स्ट्रीम जाएगा FY24 में। तो कोई तो इनका एक प्लांट Q3 में ऑन स्ट्रीम जा रहा है दीपक नाइट्राइट का। और डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव स्टोरी थी, बट शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं ग्रोथ का कंसर्न था। बट आज की जो अनाउंसमेंट आई है उसके चलते कहीं ना कहीं एक लेग अप मिलेगा अर्निंग ग्रोथ में, और डेफिनेटली 3 से 4 साल में डबल होने वाले काउंटर है ये सब दीपक नाइट्राइट। जितनी भी टॉप क्वालिटी कंपनीज है, दीपक नाइट्राइट, नीलसा एंड नवीन फ्लोरिन, तो डेफिनेटली बाय ऑन डीप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय है दीपक नाइट्राइट को सनी अग्रवाल जी की तरफ से, और यही स्टॉक है जो बार बार लगातार सिद्धार्थ सेरानी साहब ने भी रिकमेंड किया उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में। मतलब बहुत ही पहले से, मुश्किल से जब 300, 400, 500 रुपए के भाव हुए करते थे तब से रहा है, और स्टॉक ने दमदार एक्शन भी दिया है। आइए बढ़ते आगे, दमदार एक्शन के लिए तैयार है जय ठक्कर। वक्त है कैश का ऑप्शन का। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर तैयार है। जो काम आशु जी नहीं कर पाए, उस बात की पूरी आशंका है कि आज जय करने की कोशिश करें। कोई न कोई पुट ऑप्शन आने की तैयारी हो सकती है। लेट्स सी जय क्या करते हैं। स्वागत है जय, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। एंड बिल्कुल अनिल जी, आपका जो गैस है फिर से सही है, एंड आशु जी का काम कर ही देते हैं अनिल जी। एंड फिन निफ्टी का अनिल जी मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। फिन निफ्टी का यहाँ पे हमें 6 जून की एक्सपायरी का 19,300 के स्ट्राइक का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदना अनिल जी। ये अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 197 पर अनिल जी। सो इसको खरीदने की सलाह है। सॉरी, मैं स्ट्राइक जो बता रहा था 19,300 की है अनिल जी। सो 195 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना है, डेट कैन बी प्लेस्ड एट 145। ये थोड़ी आगे की एक्सपायरी करनी जी, मैंने ये पुट ऑप्शन आपको रेकमेंड किया है। रीज़न बीइंग इज के मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, और हमारे बैंक निफ्टी में अगर हम देखें नहीं जी, तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेटिंग रेंज रही है 43,500 से लेके 44,000। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज अगर ब्रेकआउट हो जाती है नीचे में, अगर मुझे अभी कंफर्मेशन मिला तो अनिल जी यही ट्रेडिंग सेशन में दे दूंगा। अदरवाइज ये अगर यहीं पे रह गई तो हमें ट्रेड में बने रहने का मौका मिलेगा। ऊपर में टारगेट्स जो इसके निकल कर आ रहे हैं अनिल जी, द फर्स्ट टारगेट कम्स टू 267, सेकेंड का टारगेट कम्स टू 300। अग्रेसिव टारगेट्स ऑलमोस्ट 50% का एक अपमूव देखने मिल सकता है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो अनिल जी लगाना है, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 155, 155 का। क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेकडाउन हमें फिन निफ्टी में आते हुए देखने मिल रहा है, एंड ये कंफर्म कर रहा है। इनफैक्ट कल की एक्सपायरी से अगर आप देखें तो फिन निफ्टी में वीकनेस देखने मिली थी, एंड यहाँ पे रिवर्सल्स मुझे
क्लियरली नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग ऑन द लोअर साइड हमें 19,000 तक के लेवल्स मिनिमम देखने मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। वो लेवल्स देखने रहेंगे कि वो ब्रेक होते कि नहीं। एंड नाउ ऑन द अपसाइड आई बिलीव दैट 19,300 350 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो मैं देख रहा हूँ 250 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। शॉर्ट साइड पर ज़्यादा बना हुआ है यहाँ पे विद द क्लैरिटी। सो फिन निफ्टी का पुट ऑप्शन एनर्जी खरीद के चलना चाहिए 19,300 के स्ट्राइक का इन द मनी पुट ऑप्शन। 19,300 की स्ट्राइक प्राइस का फाइनेंस निफ्टी फिन निफ्टी का और पुट ऑप्शन खरीदने की राय जय की तरफ से आते हुए दिख रही है। 190 195 के आसपास खरीदी, 155 का स्टॉप लॉस, 267 300 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। तो फाइनली इंडेक्स पर एक और पुट ऑप्शन, पहले बैंक निफ्टी पर हिमांशु जी की तरफ से, उसके बाद नितिन जी की तरफ से निफ्टी पर और फिन निफ्टी पर, तीनों इंडेक्स कंप्लीट। ओके, आइए ऐसे में बढ़ते हैं एक और इंडेक्स की तरफ। ये 3 इंडेक्स तो वो है जो कंप्लीट हो चुके हैं। एक इंडेक्स वो है जो आपके इमोशंस से, भावनाओं से बनता है कि भाई अच्छा फील करें, खराब फील करें, तो इंडेक्स में भी दिखना चाहिए। देखिए, जो भाव बनते हैं यानी कि जो शेयरों के भाव होते हैं वो आपकी भावनाओं के हिसाब से बनते हैं। आपके इमोशन क्या है वो शेयर की प्राइस बनाते हैं। करेक्ट, इमोशन अच्छी है तो धड़ धड़ खरीदेंगे तो भाव बढ़ेंगे और इंडेक्स उसी से बनेगा। इमोशन खराब है तो ना खरीदने का मन होगा, बेचने का मन होगा। तो जब भाव भावनाओं से बनते हैं तो इंडेक्स भावनाओं से क्यों नहीं, है कि नहीं? ये अच्छा सवाल। तो इसी सवाल का जवाब एक मिलने जा रहा है आपको, भावनाओं वाला इंडेक्स। तो आशीष हमारे साथ तैयार है इस वक्त कुछ बेहद इंटरेस्टिंग इंडेक्स लेकर जो भावनाओं पर आधारित है भाव के बजाय। तो आशीष जरा बताइए क्या है मामला? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये आइडिया एक्चुअली आपका ही है। ये आइडिया आपका जो है चोरी लीक हो गया। दरअसल आपने ही बताया था काफ़ी समय पहले ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स, जिसके माध्यम से बाजार का सेंटिमेंट का पता लग जाता है कि कब बॉटम बनने वाला है और कब जो यूफोरिया है वो पीक पर टॉप बन जाएगा। और शायद आपका जो ये आइडिया है वो अब फेड ने इस्तेमाल कर लिया है। 44 लाख ट्वीट्स को अब इंटीग्रेट कर एक इंडेक्स बनाया गया जिससे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं इसका पता लगाया जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो जो सेंटिमेंट्स हैं ये 2007 से लेके बाद तक अभी तक के जितने ट्वीट्स हो रहे हैं इनके कुछ कीवर्ड्स को कैप्चर करके बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बॉन्ड्स हैं तो सिर्फ बॉन्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कूपन्स हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं इनका साथ में अगर आप तालमेल बनाकर देखें तो एक सेंटिमेंट कंस्ट्रक्ट होता है और उससे जो एक इंडेक्स बनाया गया इससे लोगों की जो भावनाएं हैं वो मालूम पड़ेगा। और इस इंडेक्स में ये भी बताया गया है कि इस इंडेक्स का इस्तेमाल आपको जो फेड की पॉलिसी है इसमें क्या ओवरऑल सेंटीमेंट है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, इसके एलिमेंट के साथ साथ जो बाजार का स्टॉक मार्केट की जो अगली चाल होगी इसको भी डिकोड किया जा सकता है। और अब तक अगर आप देखें तो इस इंडेक्स ने काफ़ी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहीं सरप्राइज रेट कट होने वाला है इसके लेकर अभी तक इस इंडेक्स में कुछ खास देखने को नहीं मिला जब बैक टेस्टिंग करके देखी। लेकिन काफ़ी बढ़िया इंडेक्स है सर, करीब 44 लाख ट्वीट्स ऐसे हैं जिसमें इंटीग्रेट किए गए हैं और इससे जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं इससे पता लगाकर एफओएमसी आगे क्या करने वाला है, क्या हो सकता है और कितना हो सकता है इसका सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। बात है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आशीष। मतलब ट्विटर पे जो लोग जिस तरह के ट्वीट लिख रहे हैं, लेकिन ट्विटर में भी देखो ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये ट्वीट अच्छा है, खराब है, कम अच्छा है, बहुत अच्छा है? उसमें भी तो शब्द होते हैं, शब्दों में भी थोड़ी भावनाएं होती है, तो कैसे पता कैसे लगाया जाएगा? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब भावनाएं भी समझ लेता है। हम चैट जीपीटी और बार्ड तो ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं। तो ये जो सेंटिमेंट्स का है वो आप पूरा जो सेंटेंस होता है जो ट्विटर पे यूज किया जाता है ट्वीट में, इसके चलते इसे डिकोड करके फिर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा इंडेक्स में। गजब, क्या बात है। तो मतलब 44 लाख ट्वीट्स को मिलाकर ये और इसका इंडेक्स बनेगा। ये कब लॉन्च होने जा रहा है? सर अभी शुरुआती टेस्टिंग में, लॉन्च फेड की तरफ से ऑफिशियली कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन शुरुआती टेस्टिंग जो रिजल्ट निकल कर आए वो रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिया। बात है, वाह। टेस्टिंग और करने वाला भी खुद फेड है, अमेरिकी फेड, राइट? फेड के कुछ लोग हैं, सदस्य हैं जो इसमें मौजूद रहे हैं। साथ में सर और भी कुछ डिटेल्स है तो दीपांशु ऐड करना चाहते हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ कि ये टूल हम तो पहले ही ले आए थे। जब मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमारा ट्विटर ट्रोल इंडेक्स तो है ही और 100% एक्यूरेसी के साथ ये सामने आता है। तो ये आइडिया तो एक्चुअली फेड ने हमारा उठाया सर, ये तो कुछ गलत चीज़ है, आइडिया तो हमारा पहले था सर। देखो
नहीं कोई बात नहीं दीप, बात तो आपकी सही है कि आइडिया हमारा ओरिजिनल है और हम लगातार इसकी बात करते भी रहे। मैंने तो कई बार देखा है कि जब लोग बहुत ज़्यादा ट्विटर पर ट्रोल करते हैं, हर चीज़ उन्हें हमारी ख़राब लगने लगती है और ये कहते हैं इंटेंशन पे शक करते हैं, आप तो इनसे मिले हो उनसे मिले हो, आपने नीचे गिरा दिया, आपने ये कर दिया, तब हम समझ जाते हैं कि भाई अब मार्केट जल्दी बहुत बॉटम होने के नज़दीक। और जब भी कभी कहता है आप तो तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, आप तो राहुल द्रविड़ हो, और आप तो ये हो और आप वो और आप भगवान हो, वहाँ समझ में आता है भाई बहुत इन्होंने ज़्यादा पैसा कमा लिया, अब पीक होने की तैयारी में है मार्केट। तो वो ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स वैसे टूल एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारा आइडिया जो है, देखो अच्छी चीज़ जिससे सीख पाए सीख लेनी चाहिए। हमें भी किसी ने सिखाया तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो अगर फेड ने जहाँ से भी लिया हो आइडिया, जिससे भी लिया हो, चाहे हमारा लिया हो कहीं और से लिया हो, कोई बात नहीं, लिया है अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इंडेक्स मुझे लगता है वाकई में सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा कारगर होगा। कौन जाने भविष्य में बड़ा पॉपुलर हो जाए और लोग इस पर बढ़िया डेरिवेटिव्स ट्रेड करना शुरू करें। और जब कभी भी ऐसा इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड होना शुरू हो, तब आशु सर कहाँ हैं? आशु सर जैसे लोग आए और जैसे अपना भाषण शुरू करें नेशनल इंटरनेशनल टेलीविज़न पे, अचानक से इंडेक्स बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो जाए, कोई हमारे जैसा आदमी आकर बहुत अच्छा बोले तो इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाए, तो वॉलेटिलिटी ऐसे इंडेक्स में भावनाओं से आएगी तो उसका मजा अलग ही होगा। आशीष सर आपकी विशेष टिप्पणी चाहता हूँ मैं। अरे जी मेरे को ना, मैं तो आपने देखा पिछले दिनों में कितनी सबड्यूड और कितनी सोबर कमेंट्री दे रहा हूँ। अब मेरे को तो अनिल जी स्पेयर भी दी हॉरर ऑफ दिस, मैं बहुत ज्यादा फंस जाता हूँ इन चीजों के अंदर, बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। आज सर 2 बजे से मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको प्रोवोक ही तो कर रहा हूँ कब से कि आशीष जी फॉर्म में आए, आशीष जी फॉर्म में आए कि मतलब कितने प्रयास किए मैंने, लेकिन आप बड़े दृढ़ निश्चय होकर बिल्कुल डटे हुए टिके हुए कि ना मैं कंफ्यूज ही रहूँगा, मतलब मैं कोई राय नहीं दूंगा एक भी तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ। यही बात है। तो ये इंडेक्स लॉन्च जो किया जा रहा है, बंसल जी आपका क्या ख्याल है इस इंडेक्स पे, जरा बताइए। नहीं अनिल जी बहुत काम का इंडेक्स है और इस पे तो अनिल जी काफी समय से जो दीप ने बोला कि भाई ये भारतीय अनिल जी सभी लोग काम कर रहे थे और ये सबसे बढ़िया अनिल जी बेंचमार्क है। और मैं तो जब अनिल जी ट्विटर पे आया था और मार्केट जब शुरू में गिरती थी तो ट्रोलिंग बहुत होती थी, और आपको अनिल जी ध्यान हो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में अनिल जी आपके मैसेजेस कॉल आए थे कि भैया रिएक्ट मत करना, झुंड में आते हैं, जैसे ही मौसम ठीक होगा ऑल विल बी वेल अनिल जी। तो ये सबसे अच्छा अनिल जी वो है, ये जो इंडेक्स बन रहा है ये सबसे बढ़िया है अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब बहुत तारीफ हो तो उड़ना नहीं है, और जब बहुत लोग नाराज होकर ट्वीट कर रहे हैं बहुत, तो दुखी भी होकर, ऐसा नहीं कि बस मैं कौन से प्रोफेशन में आ गया अब छोड़ छाड़ के दूसरा कोई काम कर लूँ। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल अपना हाल वो क्रिकेटर जैसा है, सेंचुरी मारेंगे तो ऐसा लगेगा भाई आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, बस ये वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है। और कभी 0 पे आउट हो गया, और वो खासतौर से वो भी तब जबकि टीम को ज़्यादा ज़रूरत हो, और वो भी टीम को ज़रूरत ऐसी होती है जब पिच खराब हो, जहाँ पे 40 पे 5 विकेट और फिर आप आउट हो जाए, तो फिर वहाँ पर मामला वैसा होता है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ताली और गाली दोनों साथ साथ चलती है, लगभग कई सारे प्रोफेशन है, उसमें हमारा भी एक है। इसलिए लाइफ को जैसे है वैसे आराम से लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो दीप बढ़िया है, ऐसे आप इंडेक्स लॉन्च कराओ जिसके बारे में बात करने में मज़ा आए थोड़ा। बिल्कुल सर। चलिए, एक नया इंडेक्स आ रहा है, फेड का सेंटिमेंट ट्रैक करेगा हमारे बाजार में, तो ऑलरेडी काफी टाइम से हम ये ट्रैक कर रहे हैं। बट आइए बढ़ते आगे। हिमांशु जी की एक कॉल है तैयार, बिल्कुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, इस एक्सपायरी में रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग के लिए तैयार है आईटीसी, और मुझे लगता है कि ये कल भी अपना गेन्स एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। तो बीटीएसटी करके चलना है आईटीसी का फ्यूचर्स, जो कि जून मंथ का 436 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 432 रुपए के नीचे का, और 442 446 रुपए के 2 टारगेट्स आईटीसी के फ्यूचर्स में कल जून फ्यूचर्स में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स के बाद जो माइल्ड सेलिंग देखने को मिली थी, स्टॉक ने कहीं ना कहीं वो 2 से 3 दिनों में वापस रिकवर की, और आज जिस तरह से अपना रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ना केवल 430 बल्कि पिछले रेजिस्टेंस जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दिखा रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर एक्सपायरी के चलते फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और स्टॉक 2 से 3% तक का रनअप कल के सेशन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो ये है आपके लिए आईटीसी, जहां पर रखनी है आपको नजर। नए रिकॉर्ड्स की तरफ ये काउंटर फिर से मूव करते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट।
बताएं सर। जी दीप, जैसे मैंने कहा कि बीएफएसआई में वीकनेस है, तो वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक का जून सीरीज का 940 का पुट ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है, जो अभी ट्रेड कर रहा है 15.90 रुपये 16 रुपये के आसपास, 15.90 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाना होगा दीप यहाँ पे 12 रुपये का। सो 12 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक का 940 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन अगले सीरीज का खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जा रहा था, एंड दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच वाज होल्डिंग अप क्वाइट वेल, द बैंक निफ्टी एज वेल। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक मोमेंटम वीकन हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रहा है लॉन्ग पोजीशंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें करेक्शन आपको आते हुए देखने मिल सकता है, एटलीस्ट टिल द लेवल्स ऑफ 925। सो 925 तक की एक जगह नीचे की तरफ बन रही है 15 रुपये के आसपास की। इमीडिएट शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले बनता है, 12 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। टारगेट ऊपर में आपका 22 से लेके 26 का बनेगा दीप। सो 940 का पुट ऑप्शन खरीदे आईसीआईसीआई बैंक जून सीरीज। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का 940 का पुट ऑप्शन खरीदे 16 रुपए में। ये राय है जय की तरफ से आपके लिए आती हुई। और बैंक निफ्टी आज दिन के लो पॉइंट के आसपास से सपोर्ट लेवल के आसपास, हालांकि निफ्टी उतना कमजोर हो नहीं रहा है। 18,265 के पहले सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर वापस से मिडिल लेवल पर 18,300 पर आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी जरूर 300 अंक नीचे 43,675 के आसपास के सपोर्ट लेवल पर इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 43,675 के नीचे रहने पर अगला जो बड़ा सपोर्ट है वो 43,535 के आसपास का आता है। राउंड फिगर मैंने 525 का है, तो अब 43,535 अगला बड़ा सपोर्ट मिलता है 43,675 के नीचे अगर टिकता है तो। आइए, एक स्टॉक जिसके बारे में आप चाहते तो सब हैं बढ़े, लेकिन बात कोई नहीं करता। सबसे ज्यादा उस मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितने इन्वेस्टर होंगे जो वाकई में चाहते हो कि एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा बढ़ना चाहता है, जरा एक मैं आइडिया लेना चाहता हूं आप सब लोगों से, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिससे सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि ये बढ़े? यस बैंक। जी, आइडिया और यस बैंक। यस बैंक। यस बैंक किसने बोला है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। यस बैंक और आइडिया आशीष सर, सचिन जी और हिमांशु थी। और किसी के पास कोई और आइडिया? कोई और से सनी जी भी, किसी का कोई और आइडिया हो तो बताइए। कौन सी कोई और दूसरी? हाँ, अब कितनी बार आइडिया बोलूं भाई, इतना हिंट कौन देता है? हाँ रहने दो बंसल जी, मेरे ऊपर इनडायरेक्टली आप कटाक्ष कर रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग बोल के। अब तो लोग छोड़ चुके हैं इंडिया बुल्स। आइडिया किसने बोला? सुमित जी? जी अनिल जी, मैंने दोनों बोले थे। धन्यवाद दो मुझे, मैंने आपको आइडिया दिया ये। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। ओके, तो आइडिया वो स्टॉक है जिसके बारे में सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि ये बढ़े, कुछ नहीं तो कम से कम 2 डिजिट में तो आ जाए, बाद में आगे की आगे देखेंगे। तो आएगा कि नहीं आएगा ये डिसाइड करेंगे इसके रिजल्ट्स जो आने वाले हैं आपके सामने अनुमान के साथ तैयार है। कुशल बताइए, कुछ बढ़िया आइडिया है आपके पास? सर आइडिया तो जब पैसे आएंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में लोगों के पास आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो दिख रहा है ना उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लगातार जो ट्राई का डेटा हम एवरी मंथ देखते हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर काउंट यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यही देखना है कि यहाँ पर आगे चलकर किस तरह से पूंजी जुटाने पर क्या कमेंट्री रहती है। हर नतीजे जब भी हम तिमाही आधार पर इनके नंबर्स की बात करते हैं, लगातार पिछले 4-5 तिमाहियों से तो ये बात कर ही रहे हैं कि पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी क्या कहती है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट से रुझान आता हुआ दिख रहा है। करीबन 0.7% तक की गिरावट रहेगी। आय में 10,550 करोड़ पर, साथ ही कामकाजी मुनाफा करीबन 1% गिरकर 4,135 करोड़ पर रह सकता है। यानी कि पिछले तिमाही के मुकाबले इन दोनों आंकड़ों में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव आता हुआ नहीं नजर आएगा। और साथ ही मार्जिन्स भी 39.4% के मुकाबले 39.2% एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो कंपनी का घाटा है वो करीबन 500 करोड़ रुपए से कम हो सकता है, पर घाटा तो घाटा ही है। 7,500 करोड़ रुपए का घाटा इस बारी भी कंपनी पोस्ट कर सकती है। और आरपू के लिहाज से भी करीबन 0.7-0.8% की ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो कुछ भी फायरवर्क्स नहीं है वोडाफोन आइडिया के नंबर्स में। अब यही देखना है कि इनकी जो आरपू की ट्रेजेक्ट्री है आगे चलकर वो कैसे रहने वाली है। साथ ही जो इनका पेमेंट शेड्यूल है उसमें अगर कोई बदलाव आता है या नहीं इनकी कमेंट्री में, ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। और साथ साथ जब इसके नंबर्स कल आएंगे और अगर कमेंट्री आती है तो आपको इंडस टावर पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। आप कह रहे हैं 1 रुपए से आरपू बढ़ेगा?
135 का 136 हो जाएगा। 1 रुपए से शेयर का भाव बढ़ जाए वही ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ होगी। बट चलिए देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है वोडाफोन आइडिया की। 7 रुपए के भाव पर है। सनी अग्रवाल साहब कवर करते हैं वोडाफोन आइडिया? नहीं ना बहुत क्लियरली सर की तरफ से आ गया कि कवरेज नहीं है इस पर। वैसे एक रेंज में ही रहा है, 7 रुपए के आसपास ही इस काउंटर पर ट्रेड हो रहा है। बट इरकॉन इंटरनेशनल, इसके नंबर्स आ रहे हैं। एक बार सुमित जी आप चार्ट भी पुल अप कर लिया, आ रहा हूं मैं आपके पास, नंबर्स एक बार हाईलाइट कर देते हैं। आय 2953 करोड़ से बढ़कर 3781 करोड़ की आपको आय आती दिख रही है, तो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको रेवेन्यू में आती हुई दिखी है। 800 करोड़ की ग्रोथ आपने रेवेन्यू में आती हुई देखी है, बढ़िया आंकड़ा वहां से आ रहा है। मुनाफा भी 242 करोड़ से बढ़कर 256 करोड़ का है। रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है, मुनाफे की ग्रोथ उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है जहां तक इरकॉन के फर्स्ट कट का सवाल है। देखते हैं किस तरह की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि इन स्टॉक्स में बाजार का काफी फोकस रहा था। काफी बड़ी रैली रेलवे से जुड़े स्टॉक्स में हमने देखी थी, इंक्लूडिंग इरकॉन इंटरनेशनल। मुनाफा हल्की बढ़त ही दिखा रहा है, 14 करोड़ बढ़कर है 242 से 256 करोड़ का। बट रेवेन्यू ग्रोथ काफी इंप्रेसिव रही है जहां तक सवाल है इरकॉन इंटरनेशनल का। सुमित जी जरा एक बार चार्ट भी देखें सर, बताएं क्या व्यू है? दीपांशु चार्ट्स बढ़िया है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। एक अच्छी खासी तेजी दिखाने के बाद स्टॉक पिछले हफ्ते 10 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और साइडवेज मूव दिखा रहा है। जल्दी इसके अंदर वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और ऊपर के लेवल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 74 रुपया 75 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। जैसे ही ऊपर में 82-83 का लेवल निकलेगा 82-83, तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और 88 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे और पोजिशन तौर पर ये 3 डिजिट में स्टॉक देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से पोजिशन होल्ड करें, अगर डिप आता है छोटा मोटा तो खरीदारी करें। ऊपर में 82-83 का लेवल टूटने के बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यह है इरकॉन इंटरनेशनल, जहां नंबर्स के बाद एक्शन भरपूर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए। आशीष बताइए क्या बदलाव होगा बैन लिस्ट में? सर 2 ही स्टॉक है अभी हमारे पास बैन में। एक तो डेल्टा कॉप है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशनमेंट अभी भी 94% है, तो इसको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बैन से बाहर आने के लिए। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी देखें तो 82-83% है, मुश्किल लग रहा है यहाँ पर बैन से आ जाए। वैसे तो अभी 10 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन एंट्री करने की स्लाइड पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे देखिए एक्सपायरी के एक दिन पहले काफ़ी सारी रोल ओवर की भी पोजीशंस होती हैं, तो मनप्पुरम यहाँ पर जो पोजीशंस है अब बढ़कर 110% हो गई है। इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं, हो सकता है कि एंट्री हो जाए। बाकी तो कोई स्टॉक नहीं है सर जो एग्जिट कर पाएगा। एंट्री करने के लिए मनप्पुरम हो सकता है 110% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए मनप्पुरम। एक ही दिन के लिए आने वाला है? एक ही दिन के लिए आने वाला है। अगर आ जाएगा, वैसे मुश्किल हो जाता है दीपांशु। कई बार हमने देखा है कि जो रोल ओवर्स होते हैं हाँ, उसकी वजह से एंड में पोजीशंस बनती हैं इस पर। ठीक है, चलिए देखते हैं मनप्पुरम अगर संभावना है इसकी आने की या नहीं। 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। नरमी है अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स में अब 80 अंक नीचे है। कल भी जब हम क्लोजिंग पे थे तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे थे डाउ फ्यूचर्स, 15 पॉइंट नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, यूरोप के बाजार 1.5% ऑलमोस्ट 1.25% नीचे। यूरोप में थोड़ी बिकवाली बढ़ी है। कच्चा तेल लगातार चौथे दिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, $78 के ऊपर ब्रेंट दिख रहा है। रुपया 13 पैसे मजबूत है सर। आज शाम फेड के मिनट्स भी आने वाले हैं, तो उस पर भी शायद बाजार आपको थोड़ा रिएक्शन दिखा सकता है। ऑफकोर्स डेट सीलिंग पर तो बात लगातार वहां पर चली रही है। बताएं सर क्या करना है? देखो ओवरनाइट तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बहुत ही क्लियर है अपने, मतलब व्यू एकदम क्लियर है कि फालतू में कोई नई पोजीशन बना के जाने का तो कोई सेंस है नहीं। घूम फिर के बाजार वहीं के वहीं रहते हैं, रोज आपको दिन के दौरान मौका देते हैं, तो फिर ओवरनाइट तेजी या मंदी के रिस्क लेनी क्यों? बेहतर है आप। और वैसे भी अमेरिकी बाजार कोई बहुत मजबूत तो दिख नहीं रहा है, ठीक है हम कम गिर रहे हैं, लेकिन अब वही वाली बात है कि या तो किसी दिन अमेरिका जोर से उछल गया तो हम छप्पर फाड़ के निकल जाएंगे ऊपर की तरफ, और किसी दिन जोर से 500 पॉइंट निकल गया नीचे डाउ तो फिर पता चला कि ये इतने दिन से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, घट आ गया। तो बेहतर है ओवरनाइट रिस्क कम से कम रखें। और वैसे भी कल मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, तो क्या कोई भी बड़ा मुंह दूसरी तरफ आ गया, अगर अमेरिका जोर से बढ़ गया और मुंह आपके ऊपर आ गया तो फिर सारे आप 18,400 पे शॉर्ट काटते बैठना है। और अगर कोई अमेरिका में 250-300-400 पॉइंट की कमजोरी हो गई और सीधा आपको 18,150 18,200 के नीचे दिखे तो फिर आपको लगा अरे ये क्या हो गया। तो बेहतर है ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखें, जो है उसको हेज कर लें। 18,300 पर आप बीचों बीच बंद हो रहे हैं, एकदम वही लेवल पर बंद हो रहे हैं जहां से आपको तेजी या मंदी फील करनी। तो
मेरे हिसाब से तो 55 पॉइंट घटा नहीं है, मुश्किल से 5-7 पॉइंट घटा हुआ माना जाएगा। 18,300 के नीचे से आप कमज़ोर हैं तो अगर आप लॉन्ग है 18,100 का पुट रखें, शॉर्ट है 18,450 का कॉल ऑप्शन आप रख सकते हैं। बैंक निफ्टी एकदम सपोर्ट लेवल के नज़दीक बंद हो रहा है। अपना क्लोजिंग स्टॉप लॉस डीप पिछले कई दिनों से 43,650 का है। आज 43,650 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है। बैंक निफ्टी में मेरे लिए अभी भी कोई समस्या नहीं है क्लोजिंग बेसिस पर। कल गैप से नीचे खुले तो मुझे नहीं पता, बट क्लोजिंग बेसिस पर अभी तक लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। फिर भी सेफर साइड आप बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन लेकर अगर जा रहे हैं तो 43,500 का पुट ऑप्शन जरूर ले। निफ्टी का ले ना ले, बैंक निफ्टी का 43,500 का पुट ऑप्शन जरूर लेकर जाएं अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है। और शॉर्ट पोजीशन है तो वैसे जरूरत तो नहीं है आपको हेज करने की, फिर भी किसी को करना ही है तो 44,000 का कॉल ऑप्शन खरीदें मेरे ख्याल से, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होता है बहुत दूर है, इसलिए कॉल ऑप्शन से आपको अगर शॉर्ट है तो हेज करने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी जिनको रिस्क ज़्यादा लगती है 43,800 का कॉल ऑप्शन आप खरीद लें। तो दोनों चीज़ें 43,500 43,800 इसके बियॉन्ड अगर ओपन होता है तो ही आपकी रिस्क बनती है। सो आई थिंक ओवरऑल बैलेंस्ड है, तो नई पोजीशन ना बनाए वही बेहतर है। कल की कल देखी जाएगी जी, कल देखी जाएगी। आज के लिए नई पोजीशन मत बनाएं। अगर आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो जरूर अकॉर्डिंगली उसे हेज करना जरूरी है। ये है आपके लिए अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए कुछ और कॉल्स भी आपके लिए तैयार हैं, लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। राकेश जी के पास चलते हैं, पिक ऑफ द डे। बताएं सर। दिवांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है नजारा, जिसको मैंने और कुणाल जी ने पहले भी रिकमेंड करा हुआ है। ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है तो इसको खरीदें। 597 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 670 से लेकर 680 के टारगेट जोन के लिए नजारा टेक है पिक ऑफ द डे। काफी समय बाद ये थोड़े रेडार पर आ रही है और अच्छा ब्रेकआउट आया है पिछले कुछ मिनट में इस काउंटर में। 597 का स्टॉप लॉस लगाना है। बंसी जी एक बार जरा टारगेट फिर से बता देंगे। दीपांशु 670 से लेकर 680, 670 680 टारगेट जोन है और ये टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे, तो नजारा टेक है पिक ऑफ द डे। टारगेट्स आ रहे हैं बंसल जी की तरफ से। एक तो कल का काम आज ही कर रहे हैं, पिक ऑफ द डे आ रही है। दूसरा 670 680 के टारगेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड 7-8% की अपसाइड बंसल जी को इस काउंटर पर दिख रही है। नजर रखिए जहां तक नजारा टेक का सवाल है, देखते हैं कैसा मूव इस पर आएगा। कुछ मूव्स और भी आ रही हैं कुछ काउंटर्स में। आइए एक बार सेल इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले हैं कल। आज थोड़ा मेटल्स में हमने रिवर्सल देखा है, थोड़ी सुस्ती बनी हुई है। आशीष हमारे साथ बताने के लिए कैसे रह सकते हैं सेल के नतीजे। वैसे ये काउंटर आज होल्ड आउट कर रहा है। आशीष, नतीजे कैसे रहेंगे? दीपांशु, नतीजे तो कमजोरी आने वाले हैं। मिडल स्पेस की सबसे आखिरी कंपनी है जो नतीजे देगी, तो अब सबको पता चल गया कि नतीजे कमजोरी आने वाले हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो साल दर साल आपको वीकनेस काफी ज्यादा नजर आएगी। टोटल आय में अगर आप देखें तो 4% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा करीब 22.5% घटा है। मार्जिन जो पिछले साल इसी तिमाही में 14% के करीब के थे, अब घटकर 11% हो गए। इसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि इनकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इस तिमाही के दौरान थोड़ी इंप्रूव हुई है। इसके चलते आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन का डेंट है इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, 14% से घटकर 11%। और टोटल मुनाफे का तो ऊंचा बेस है, तो करीब करीब 50% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 1244 करोड़ के आसपास का जो अनुमान है वो लगाकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही भी देखें तो इंप्रूवमेंट आपको एबिटा प्रति टन में अच्छा खासा नजर आएगा। लेकिन साल दर साल नतीजे कमजोर है, सबको पता है। बिल्कुल, तो साल दर साल नतीजे कमजोर रहेंगे। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। ओवरऑल कुछ खास एक्सपेक्टेशन है नहीं सेल की तरफ से। स्टॉक हालांकि थोड़ा एक्टिव जरूर रहा था नतीजों से पहले। आइए जय के पास चलते हैं, लेते हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। दी बैंकिंग में वीकनेस है ही, और फेडरल बैंक खराब लग रहा है इस लेवल से, तो इसका 125 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है जून सीरीज का, जो अभी ट्रेड कर रहा है 4.5 4.7 ये रेंज में। 2.5 का एक स्टॉप लॉस लगा है, लगभग 2 रुपये नीचे। टारगेट इसका बनेगा 7.5 से लेकर 9 रुपये का दी। फेडरल बैंक में आप देखिए तो क्लियर कट एक कंसोलिडेशन, लार्जर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है विद अ क्लियर शॉर्ट बिल्डअप एंड एज वेल एज सेल क्रॉसओवर इन इट्स मोमेंटम इंडिकेटर्स। और जो हिसाब से दीप यहाँ पे 125 के लेवल्स, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक दैट दिस स्टॉक इज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 115 115 तक के लेवल्स आपको
ये देखने मिल सकता है, विच इज़ गुड अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट डाउनसाइड इन द शॉर्ट टर्म। सो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 5% की डाउनसाइड यहाँ से आपको देखने मिल सकती है फेडरल बैंक में, और इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अब 125 का है। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव भी एक बढ़िया शॉर्ट साइड का एक ट्रेड निकल कर आ रहा है यहाँ पे। ओके, फेडरल बैंक पुट ऑप्शन के जरिए यहाँ पर ट्रेड करिए। बिल्कुल, सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव है, सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 300 रुपए 299 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर है, कल का लो टूट चुका है, ऊपरी लेवल से आज दबाव देखने को मिला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैनरा बैंक के अंदर यहां से 8 से 10 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है, तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा कैनरा बैंक में। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 303 रुपए 305 रुपए के पास है, 305 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 294 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 290 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करें, 305 के स्टॉप लॉस से 290 तक के लेवल कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कैनरा बैंक पर भी बिकवाली है। बैक टू बैक बैंक स्टॉक्स पर आपके लिए सेल कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। आखिरी 1 मिनट चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, और फिर से कल की तरह हमने देखा है सेकंड हाफ में थोड़ी बिकवाली का प्रेशर बना है, और स्पेशली पिछले आधे घंटे में आज आप करीब 300 पॉइंट के कट के साथ बैंक निफ्टी पर क्लोज दिखा रहे हैं। करीब 60 पॉइंट नीचे निफ्टी आपको दिख रहा है। होल्ड आउट करा है फार्मा शेयर्स ने। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर्स है, आपके लिए बढ़िया सहारा बाजार को दिया है। आईटीसी ने 1% ऊपर, इंडसइंड, हीरो, टाइटन, टेक महिंद्रा, सिप्ला, पावर ग्रिड, मारुति, एचडीएफसी लाइफ, एमएनएम, कोल इंडिया, विप्रो, बजाज ऑटो, यहाँ पर भी अच्छी तेजी रही। गिरावट के स्टॉक्स कम है, बट यहाँ पर गिरावट ज्यादा हुई। अदानी एंटरप्राइजेस बड़ी रैली के बाद आज 6% फिसला, अदानी पोर्ट्स 2%, टाटा मोटर्स पर प्रेशर है, और दिग्गज नेम्स पर प्रेशर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, इन तीनों स्टॉक्स पर प्रेशर था। कोटक ये भी कमजोर था, एचयूएल में भी आपने गिरावट देखी है, इन्फोसिस भी नीचे था, और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बाजार की ब्रेथ वैसे पॉजिटिव है, बट जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं वो ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, इसलिए आप करीब 60 पॉइंट का कट देख रहे हैं जहां तक निफ्टी का सवाल है। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी पर भी प्रेशर आया है फेडरल बैंक की तरफ से, पीएनबी एंड ऑफ कोर्स लार्ज कैप जो नेम्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक। यहां पर भी अगर आप देखें तो 6 बैंक्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव क्लोज दिए, 6 ने नेगेटिव दिए, बट जो नेगेटिव क्लोज देने वाले बैंक्स हैं वहां पर वेटेज ज्यादा है, इससे करीब 250 पॉइंट्स का कट आपको बैंक निफ्टी में क्लोजिंग पर दिख रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पर थोड़ी सुस्त क्लोजिंग हुई है। 43,665 प्रोविजनल क्लोज बैंक निफ्टी और 18,288 प्रोविजनल क्लोज निफ्टी का। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज शाम के लिए किस तरह का प्रोग्रामिंग आयोजन किया गया है। गर्मियों में हेल्दी फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पर लोग इसका झड़ले से सेवन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सेहत के लिए खतरनाक है? इसमें शुगर और नमक की मात्रा ज्यादा होती है, साथ ही इनमें प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जिससे डायबिटीज, ओबेसिटी और डाइजेशन सिस्टम को खराब होने का खतरा रहता है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। हेल्दी फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स के खतरों को से सतर्क करेंगे आपको, साथ ही इनके विकल्पों पर भी करेंगे एक्सपर्ट से बातचीत। हमारे साथ होंगे डॉक्टर ज्योति शर्मा जो कि हैं सहायक प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में, साथ ही डॉक्टर राहुल तांबे सीनियर फिजिशियन नानावटी मैक्स हॉस्पिटल, और शिखा अग्रवाल शर्मा डाइटिशियन और फाउंडर फैट टू स्लिम की। शाम 6 बजे जरूर देखें जूस बोतल बंद कितना सेहतमंद। इसके अलावा बाजार के हर उतार चढ़ाव के साथ हमारे पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन भी बिगड़ जाता है। इक्विटी और डेट का संतुलन बिगड़ने पर कैसे कर सकते हैं एसेट क्लास की रीबैलेंसिंग, जानेंगे पोर्टफोलियो कब कब रिव्यू करना है और कैसे करना है रीबैलेंसिंग। आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए रीबैलेंसिंग के रूल। हमारे साथ होंगे 2 एक्सपर्ट्स, पूनम रुंगटा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और साथ ही विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी। इसके साथ ही केंद्र सरकार जून के पहले हफ्ते में डिजिटल इंडिया कानून का पहला ड्राफ्ट जारी करेगी। इस ड्राफ्ट में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। जानेंगे बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर क्या होंगे प्रावधान, कैसे इंटरनेट के खतरों से बच्चे रहेंगे दूर। तो जरूर देखिए बच्चों की डेटा सुरक्षा का नया कवच आज शाम 8 बजे।
फाइन क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने है। 325 पॉइंट्स का एग्जैक्ट कट 43,677 बैंक निफ्टी, 62 पॉइंट का कट निफ्टी पर 18,285 के लेवल पर क्लोज होते दिख रहा है। कल है मई महीने की मंथली एक्सपायरी, एक्शन भरपूर हो सकता है। आप सबसे तब करेंगे मुलाकात। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में हमारा साथ देने के लिए। सनी अग्रवाल साहब जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया सर। आशु सर, हिमांशु जी, सचिन जी, सुमित जी, बंसल साहब एंड ऑफ कोर्स जय ठक्कर एंड अनिल जी। गोवा में हमारा दिन तो खैर खत्म हो गया, गोवा में आपका दिन और मोर इम्पोर्टेंटली आपकी शाम काफी एक्टिव रहने वाली है। आपका भी शुक्रिया सर। कल सुबह फिर से गोवा से ही मुलाकात होगी। बिल्कुल दीप, कल मुलाकात होगी, लेकिन आज एक चीज जाते जाते बताना चाहता हूँ। 16,285 एकदम परफेक्ट लेवल पर निफ्टी जाकर बंद हुआ है और 43,675 का जो लेवल बैंक निफ्टी का 677 पर, तो वही है। ऐसे लेवल पर बाजार जहां बंद हो रहा है, जहां आपको कल सुबह 9:15 बजे तक कंफ्यूज रखेगा कि इसको ऊपर जाना है या नीचे, तो बस इसके लिए कल आप सब वापस से जुड़ जाइए। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।